हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथ क्लासेज में। मैं संजय तंवर। डियर, आज हम लेके आए हैं बेटा अपना जो नेक्स्ट पार्ट है, मॉडल टेस्ट पेपर सेकंड सोल्व कर रहे थे। सेक्शन सी है, वहां से स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। आपने अभी तक जो क्वेश्चन सैंपल पेपर में पढ़े थे वो सिर्फ यही पढ़े थे, √2 इरेशनल नंबर, √3 इरेशनल नंबर को हमने प्रूव किया था। उसके साथ हमारे पास क्या आता है बेटा, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर, प्रूव दैट 5 minus 2√3 is an irrational number, is an irrational number। इस नंबर को हमने क्या प्रूव करना है बेटा, इरेशनल नंबर प्रूव करना है। जहां पे साथ में एक बात और भी दे रखी है, गिवन दैट आपको दिया गया है √3 इज इरेशनल नंबर। जो √3 है वो आपका इरेशनल नंबर है। ओके, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या मान के चलते बेटा, जो हमने नंबर गिवन है उस नंबर को हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि मान लीजिए कि ये जो नंबर है वो आपकी कैसी नंबर है, वो एक रेशनल नंबर है। कैसी नंबर है बेटा, रेशनल नंबर। ओके, अब रेशनल नंबर होगा तो वो नंबर रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को ओबे करेगा। तो सभी बच्चे इसको सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, 5 minus 2√3 इज इक्वल टू P अपॉन Q। ये बातें लिखना कभी मत भूलिए, क्योंकि एग्जाम जब भी क्वेश्चन आता है 3 नंबर का आता है तो ये चीजें बहुत आपको देखता है कि भाई बच्चे ने उस चीज की नॉलेज है या नहीं। तो P/Q साथ में हमें पता है Q नॉट इक्वल टू 0, और बेटा P एंड Q आर को प्राइम नंबर। कैसे नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं एंड इंटीजर। ओके, कि भाई दोनों नंबर्स को प्राइम के साथ साथ इंटीजर भी होते हैं। ऐसे दो इंटीजर जिनका HCF 1 आए, मतलब दो ऐसे नंबर जिनके अंदर 1 के अलावा कुछ भी कॉमन न आए, कि कोई भी अदर कॉमन फैक्टर न आए। ओके, हमने क्या किया, थोड़ा सा ध्यान देंगे एक बार। हम इस प्लस, इधर 5 प्लस का है, रेशनल नंबर है ये भी, उसको उधर लेके जाएंगे। -2√3 इज इक्वल टू P अपॉन Q माइनस 5/1। मैं राइट साइड को थोड़ा सोल्व करके ये राइट में लिख रहा हूँ बेटा। एलसीएम आ गया मेरे पास Q, क्या आ जाएगा P माइनस 5Q। ओके, मेरे को √3 लेके आना है, क्योंकि मैंने अभी तक जो भी पढ़ा है सिर्फ एक ही चीज पढ़ा है कि जो √3 है वो इरेशनल नंबर है, तो मैंने सिर्फ इसको ही अलोन छोड़ना है बेटा। बाकी जो ये मल्टीप्लाई में है, दैट मींस -2 जो मल्टीप्लाई में है वो हम दूसरी साइड ले जाके डिवाइड में लेके जाएंगे। √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास यहाँ पे P माइनस 5Q अपॉन -2Q। तो देखो बेटा, हमने थोड़ा सा ध्यान से देखा, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी √3, और जो कैसी है, इज एन इरेशनल नंबर। कैसी है, इरेशनल नंबर है। ओके, साथ में जो हमने राइट हैंड साइड जो हमने देखी, जो हमारे पास P माइनस 5Q अपॉन -2Q समथिंग नंबर डिवाइड बाय समथिंग, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, इज ए रेशनल नंबर। क्योंकि जो राइट साइड है वो हमारी रेशनल नंबर है। लेकिन बेटा आपने कभी एक चीज नोट की है, कभी आज तक हमने जब भी नंबर पढ़ा कि दो हमने लेफ्ट और राइट दो नंबर पढ़ी, कि भाई लेफ्ट साइड जो है वो इरेशनल है, राइट साइड है वो रेशनल है, कि भाई क्या कभी भी रेशनल इरेशनल के बराबर हो सकता है, नहीं होगा। तो इसका मतलब एक बात यहाँ से साफ साफ क्लियर हुई कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि लेफ्ट इरेशनल है, राइट रेशनल है, और इरेशनल रेशनल के बराबर कभी भी नहीं होती। इसलिए जो हमने पूरा तथ्य जो मान के चले थे वो हम क्या हो गए बेटा, गलत हो गए। इसका मतलब हम लिख सकते हैं आवर स्टेटमेंट इज, या वी आर कॉन्ट्रडिक्शन लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं आवर स्टेटमेंट इज कॉन्ट्रडिक्शन। तो इसका मतलब हेंस, इसलिए हम क्या कह सकते हैं बेटा, जो 5 minus 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। कैसी नंबर है बेटा, इरेशनल नंबर। बोले समझ में आया सभी के, ठीक है। तो ये था इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अभी तक हमने √2 √3 ऐसे क्वेश्चन बहुत से क्वेश्चन किए थे, और आज हमारे पास कुछ थोड़ा सा हटके क्वेश्चन आ गया, मिक्सअप आएगा, जिसके अंदर रेशनल का ऐड मल्टीप्लाई के अंदर दिया गया था, उसको हमने इरेशनल प्रूव किया है। ये भी अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार √2 √3 नहीं आता है तो उसकी जगह ये क्वेश्चन आ जाता है। तो कहने का मतलब जो ये है कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन आना बहुत इंपोर्टेंट है, इसलिए आना बहुत जरूरी है, आता भी है ये, ठीक है बेटा। इन दोनों
टाइप के क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। तो ध्यान देंगे क्या करें बेटा, आगे करें इफ अल्फा एंड बीटा, कि भाई अल्फा और बीटा आपके पास आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, कि भाई अल्फा और बीटा जीरोज है किसी पॉलिनोमियल के, और वो पॉलिनोमियल हमें इस प्रकार से दी हुई है, क्या बेटा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ओके, आगे क्या कह रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बतानी है, आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बतानी है। ओके, मैं मान लेता हूं, लीजिए कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके जीरोज होने चाहिए या सम ऑफ जीरोज होने चाहिए या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होने चाहिए। तो हम हमारे पास क्या कह रहे हैं, हुज जीरोज, और उसके जो जीरोज है हुज जीरोज, तो हमें जिसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए उसके जीरोज हमें इस प्रकार दिए गए हैं, आर अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा एंड बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। तो यानी कि ये दो नंबर आई आपके पास, ये पूरा सॉल्यूशन दिस एंड दिस, ये दो नंबर है वो हमारे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के जीरोज की तरह काम कर रहे हैं। क्लियर है। अब अल्फा और बीटा हमें क्या बताया गया, अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या दिए गए हैं, जीरोज दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, जीरोज दिए गए हैं। तो ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें जो चाहिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। हमें चाहिए सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज, ओके, दोनों का सम कर दीजिए, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। एलसीएम आ गया अल्फा बीटा, दैट मीन्स इसकी मल्टीप्लाई अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये तो आ गया सम ऑफ जीरोज। ओके, अगला चाहिए हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है बेटा, दोनों की प्रोडक्ट, दैट मीन्स अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा इनटू बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। अल्फा से एक कैंसिल, बीटा से कैंसिल, सिर्फ क्या बच गया, अल्फा और बीटा बच गया। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, अल्फा बीटा, अब मेरे को अल्फा बीटा चाहिए, अल्फा क्यूब बटे प्लस बीटा क्यूब चाहिए, तो मैं यहां से कुछ निकालता हूं। मेरे को यहां से निकाला मैंने पुराने वाले इक्वेशंस में सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज दैट मींस अल्फा प्लस में बीटा, क्योंकि इसके जीरोज अल्फा और बीटा थे, वो क्या होते हैं बेटा माइनस बी अपॉन ए, और माइनस बी अपॉन माइनस क्या, माइनस सॉरी इज इक्वल टू माइनस बी, बी क्या है माइनस 4, माइनस पहले प्लस 4 अपॉन में ए कितना है 3। ओके, अल्फा इनटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दोनों की प्रोडक्ट क्या होता है सी अपॉन ए। सी क्या है 1, ए क्या है 3। ओके, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपके एग्जाम में आएगा, 100% की गारंटी बेटा। और क्या कह रहे हैं, मेरे को अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू चाहिए, मिल गई। दूसरा अल्फा इंटू यहाँ पे मिल गई, यहाँ चाहिए मेरे को किसकी, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये कैसे निकालेंगे, मेरे दिमाग में क्यूब चल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम दो तरीके निकल सकते हैं, या तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाते हैं, लेकिन उससे आप थोड़ा और लंबा चला जाएगा। मेरे माइंड में क्या चल रहा है बेटा, a प्लस बी का होल क्यूब चल रहा है, और वो क्या मिला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ओके, मैंने ये आइडेंटिटी यूज कर ली है। ओके, लीजिए, इस आइडेंटिटी को यूज कर रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रहे हैं, और इसका क्यूब कर रहे हैं, तो क्यूब कर रहे हैं तो इसकी क्यूब क्या हो जाएगी बेटा, इसकी वैल्यू रख देता हूं यहाँ पे, देखिए इसकी 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 1 2 3 तीन फैक्टर है, तीनों की वैल्यू पुट कर देता हूं, यहाँ पे रख दिया 4/3 का होल क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस सॉरी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 इंटू अल्फा बीटा, मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/3 इंटू अल्फा प्लस बीटा, और इसकी वैल्यू दे रखी है 4/3। डन, ध्यान देंगे 3 से 3 कैंसिल, क्यूब कर रहा हूं मैं, 4 की क्यूब 64, 3 की क्यूब 27। ओके, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस क्या बचा यहाँ पे, यहाँ पे मेरे को क्या बचा, ध्यान दीजिए 3 से 3 कैंसिल, 4/3
3 बचा। मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये जो प्लस में है फैक्टर इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो मैं ये कह सकता हूँ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 64/27 माइनस 4/3। एलसीएम आ गया 27, ये आ गया बेटा 64 माइनस इससे डिवाइड करेंगे तो 9 4 जा 36। अब माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 28/27। ठीक है, मतलब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आ गई ये। अब मैं ये बात समझ में आया तक थोड़ा सा रफ कर दो। मेरे को चाहिए सम ऑफ जीरोज, यहाँ लिख रहा हूं मैं, यहाँ लिख रहा हूं सम ऑफ जीरोज इसकी, जिसकी मेरे को जरूरत थी, रिक्वायर्ड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 28/27 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू है मेरे पास 1/3, 1/3। चार टर्म ऊपर नीचे मैं काफी बार बता चुका हूँ, बीच बीच की बाहर बाहर के 28 इंटू 3/27, इससे कैंसिल 9 मीन्स 28/9। ये क्या आ गया सम ऑफ जीरोज, क्या आ गया सम ऑफ जीरोज। अब क्या चाहिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या चाहिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो किसके बराबर है अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी 1/3 है, ऑलरेडी 1/3 है। अब मेरे को इस चीज का कोई मैटर नहीं है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आपने रफ नहीं कर रहा क्योंकि ये तो आपने यहाँ तक तो निकाला है। और इक्वेशंस क्या होती है, इक्वेशंस होती है x स्क्वायर सॉरी k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, लीजिए रख दीजिए वैल्यू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, हमारा क्या आया बेटा 28/9x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपके पास 1/3। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा आंसर। समझ में आया, बोलिए समझ में आया सभी के? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े बेटा। तो सब देखिए हमने क्या किया, मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। पहले वाली क्वेश्चन से मैंने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाली। दूसरे में जो हमें दो नंबर्स दिए गए थे उन नंबर्स का सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला। हमें जिसकी वैल्यू जरूरत पड़ी मैंने आइडेंटिटी का यूज करके वो सभी वैल्यू निकाली। सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालने के बाद मैंने इस आइडेंटिटी के अंदर रख दिया, रखने के बाद मेरे वहां ये आंसर आ गया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है बेटा, ध्यान दीजिए एक बार, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो हम पहले कर चुके हैं, फिर भी जो फर्स्ट पार्ट इसके अंदर और है, दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 28 का, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों की जो नंबर है उस नंबर का क्या कह रहा है, एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग इट डिजिट इज। देखो ध्यान दीजिए एक बार थोड़ा सा, कह रहा है 2 अंकों की एक नंबर है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे सपोज कीजिए 15 ओके 15। फिर कह रहा है इसके इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर बनी उनका सभी का ऐड दिया हुआ है हमने। ठीक है, और समझ में आई बात? अब मेरे को जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन के डिजिट्स के बारे में कभी भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो आपने क्या करना होगा, तो मेरे पास सबसे पहले लेट अज्यूम करके चल रहा है आपने क्या, यूनिट प्लेस। समझ रहे हो यूनिट प्लेस क्या होती है? देखिए यूनिट प्लेस को हम वंस प्लेस भी कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं इकाई का अंक। ठीक है, उसको मैंने क्या अज्यूम कर लिया, एक्स अज्यूम कर लिया कि भाई मान, देखो इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस, पहले नंबर को इसको, और दूसरे वाले को टेंस, तीसरे वाले को 100। ठीक है, आप सभी को पता है ओके। फिर मैंने पढ़ा बेटा, माना टेंस प्लेस, लीजिए टेंस प्लेस को मान लिया मैंने y। अच्छा एक चीज नोट किया आपने, ध्यान दीजिए, आपने इस प्रकार के हमारे पास नंबर होते थे है ना, तो हम क्या करते थे, हम प्लेस वैल्यू लिखते थे। क्या ऐसे लिखते थे 5 इसको 10 ऐसे लिखते थे। मान लीजिए 2 5 6 ऐसे होता था, तो आप क्या लिखते थे 6 5 0 2 0 0 ऐसे लिखते थे कि नहीं लिखते थे? मीन्स ध्यान दीजिए एक बार, इसको मैंने लिखा, ये जो प्लेस है इनटू में 1,
क्योंकि वंस प्लेस पे है। ओके, सेकंड प्लेस पे था 5 इंटू में 10, क्यों? क्योंकि टेंस प्लेस पे था। और 2 इंटू 100 क्योंकि 100 प्लेस पे था। समझ में आया? तो ऐसे ही मैं इसको क्या कर लेता हूँ, तो इसको भी लिखते हैं। देखिए, अब मेरे पास मीन्स इस प्रकार से कोई नंबर है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, फिर बोल रहा हूँ मैं मल्टीप्लाई में नहीं है, ये इस प्रकार से जैसे मैंने 15 लिखा हुआ था, ये वंस ये टेंस, इसका हमने जब प्लेस वैल्यू निकाली तो कैसे निकालते थे, x इंटू 1, इसका प्लेस वैल्यू y इंटू 10। तो हमारे पास नंबर क्या होती थी, इन सभी का सम करते थे। जैसे हम देखो इसमें थोड़ा सा कंपेयर कर लीजिए, आपके माइंड में ये चीज आ जाएगी। इसको मैंने लिखा 5 इंटू 1, इसको लिखा 1 इंटू 10, है ना, और फिर इनको ऐड करते थे तो हमारे पास वापस से वही नंबर बनती थी। तो इसका मतलब इनको ऐड कर दिया, मतलब ये वैल्यू आई मेरे पास x और ये वैल्यू आई मेरे पास 10y, और सम कितना आ गया बेटा, तो मेरे पास जो नंबर है वो नंबर क्या बनी, आई होगा, आपको ये बात समझ में आई होगी। इनका जब सम कर दोगे मतलब 10y प्लस x, ये बात समझ में आई? पक्का? ओके। तो अगर आपने ये समझ में आ गई तो आप बिना कुछ समझे, बिना कुछ देखे आप अगली टर्म जो हमने पूछा है क्या करें, आफ्टर इंटरचेंज द डिजिट्स, मतलब अंकों की अदला बदली करने के बाद। अब देखिए, जब आपने अंक बदल दिया तो इसका मतलब जो आपकी न्यू यूनिट प्लेस है, दैट मीन्स वंस प्लेस है, वो चेंज हो गई, और जो न्यू टेंस प्लेस है वो भी चेंज होगी। कैसे कैसे चेंज होगी भाई, जो मैंने 15 बनाई मानी थी, मैं इस चीज को एग्जांपल लेके चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 15 को इंटरचेंज किया तो आपने 51 बना दिया, मतलब जो यूनिट प्लेस था वो टेंस प्लेस बन गया, जो टेंस प्लेस था वो यूनिट प्लेस बन गया। अब यहाँ से देखते हैं, जो यूनिट प्लेस था वो हमारा टेंस प्लेस बन गया, जो टेंस प्लेस था वो हमारा यूनिट प्लेस बन गया। आई बात समझ में? मतलब पहले नंबर हमने ऐसे लिखा था yx और अब लिख रहे हम xy, है ना। फिर से इसको नंबर को बनाने की कोशिश करेंगे तो y इंटू 1, इसको लिखेंगे तो x इंटू 10, क्योंकि टेंस प्लेस पे और हम ऐड कर देंगे। तो हमारे पास जो न्यू नंबर बन के आएगी, न्यू नंबर जो बन के आएगी वो क्या आएगी बेटा, 10x प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ बोथ नंबर, दोनों नंबर का जो सम है लीजिए, वो दोनों कितना दिया हुआ बेटा, 110, यानी कि 110 नंबर दिया हुआ है। क्या बना, ध्यान से देखेंगे, 11x प्लस 11y बराबर 110, और 11 कॉमन ले लिया, x प्लस y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। बोली बात समझ में आएगी? क्लियर है? अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, जाइए मत कहीं पे, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। आगे जो कह रहे हैं उसको पढ़ते हैं। इफ यदि 10 is subtract from the first number, यदि इस फर्स्ट नंबर में एक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम एक बात और करते हैं, फर्स्ट वाले नंबर में 10 को माइनस कर दे। ये कह रहा है, क्या कह रहा था, न्यू नंबर, अब जो न्यू नंबर बनेगी क्या कह रहा है, इज 4 मोर देन 5 टाइम ऑफ सम ऑफ डिजिट्स, दोनों डिजिट्स के सम के 5 टाइम से 4 ज्यादा, मोर देन कह रहा है ना, 4 मोर देन, 4 ज्यादा, 5 टाइम सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, इज फर्स्ट नंबर, पहली नंबर के अंकों के जोड़ यानी कि सम के 5 मल्टीपल के 4 ज्यादा, 4 मोर, ये नंबर बन जाती है कब, जब पहली नंबर को हम 10 से माइनस कर देते हैं। तो आइए सोच करते हैं इसको क्या बन गया, देखिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया, यहाँ पे ये बन गया 10y प्लस x माइनस 10 इज इक्वल टू 4, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, 5x प्लस में 5y। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, पर इस 4 को इधर ले आया, x को उधर, y को उधर, मैंने क्या किया, माइनस 10 ऑलरेडी था, ये प्लस का 4 इधर आके माइनस का हो गया 5, ध्यान दीजिए 5x प्लस का था, ये प्लस का 1x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, दैट मीन्स 4x बचेगा, प्लस का 5y था, ये माइनस का 10y हो जाएगा, प्लस 5y माइनस
10y, तो मेरे पास क्या बच गया माइनस का 5y। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ 4x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 14, इक्वेशन नंबर 2। आई होप ये आपके दोनों बात समझ में आई होगी। तो हमारे पास अब क्या आता है कि यदि मैं शो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, यदि मैं फर्स्ट और सेकंड को क्वेश्चन को मैं सोल्व कर देता हूं तो मेरे को x और y की वैल्यू मिल जाती है। तो मैं ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ठीक है, x और y की वैल्यू आपने निकालनी होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं बेटा, कमेंट करके देखिए, कमेंट करके मेरे को ये बताओगे सर x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या हो। क्लियर है? और साथ में मान लेता हूं मैं, एक सेकंड, मान लेता हूं x और y की वैल्यू आ गई, मैं इनमें से नहीं मान रहा, अलग से मान रहा हूं। सपोज कीजिए, ठीक है, मैंने माना है ये आपने निकालनी है x y की वैल्यू, मैंने मान लिया x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू कुछ भी आ गया 4 आ, सपोज कर लीजिए, तो नंबर क्या होगा। तो देखिए 5 का मैं यूनिट प्लेस माना था, 10th प्लेस हमारे पास 4 था, तो नंबर क्या हो जाएगी 45। क्लियर है? इस प्रकार आपने x और y की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे रख देनी है। ओके, समझ में आया? तो ये कमेंट करके आपने बताना है कि क्वेश्चन नंबर, इसका जो x और y की वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 28 की, वो क्या होगी। क्लियर है? ओके, देखिए इसी के और में एक क्वेश्चन और है, और में एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है वो भी। देखिए वैसे हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं पहले, हमने जो भी वीडियो की उन क्वेश्चनों में हमने ये क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 28 है। देखिए हमने ये क्वेश्चन कर चुके हैं और देखिए क्या कह रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर और में चल रहे हैं। आगे कह रहे हैं सुजल इन्वेस्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन टू स्कीम ए एंड बी। मतलब एक स्कीम है हमारे पास दो प्रकार की, जो स्कीम ए और बी को दी गई है। ये ए और बी के नाम से स्कीम है। कोई सुजल नाम का एक कैंडिडेट है, मैंने इसको यहाँ मान लिया, चल लीजिए, इसने कुछ अमाउंट इसमें लगा दी, कुछ अमाउंट इस स्कीम में लगा दी। ध्यान से सुनना एक बार इस क्वेश्चन को, ये डेली लाइफ का क्वेश्चन है हमारे पास। वो कह रहे हैं कि इसको भी कुछ अमाउंट लगा दी, इसमें भी कुछ यूज कर ली। मान लेता हूँ मैं लेट कि भाई ए स्कीम में उसने x रुपए का इन्वेस्ट किया, ठीक है, बी स्कीम में उसने y रुपए का इन्वेस्ट किया। समझ में आई ये बात? ओके, आगे क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि विच ओवर इंटरेस्ट एट द रेट 8% पर एनम एंड 9% पर एनम रिस्पेक्टली। ठीक है, इसको 8% के हिसाब से, इसको 9% के हिसाब से क्या कह रहे हैं, उसने इंटरेस्ट किया। मतलब इसमें उसने 8% के हिसाब से इंटरेस्ट किया और इसने 9% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया। तो क्या कह रहे हैं, ही रिसीव 1860 मतलब 1860 रुपए एनुअल इंटरेस्ट प्राप्त हुआ, रिसीव हुआ। मतलब कि भाई इसको इंटरेस्ट कितना मिला, 1 साल का। 1 साल में हम अच्छा इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अगर हमसे कोई पूछे तो आप सभी को पता है PRT अपॉन 100, मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। ओके, प्रिंसिपल यहाँ पे x था, रेट हमारे पास 8 था, एनुअल की बात कर रहे हैं, एनुअल का मतलब होता है 1 वर्ष, अपॉन में 100। ये आ गया इस अमाउंट की, इस स्कीम का इंटरेस्ट। ओके, प्लस ऐसे यहाँ से y को 9 के लिए 1 साल के लिए, और इसकी जो टोटल अमाउंट बनी वो कितनी बता रहा है बेटा, 1860 रुपए। समझ में आया? थोड़ा सा एलसीएम लेके सोल्व कर देते हैं, 100 एलसीएम। ओके, यहाँ क्या बन गया, यहाँ बन गया 8x प्लस यहाँ क्या बन गया 9y इज इक्वल टू, डिवाइड में 100 है, उधर लेके चला जाओ, पक्का ना, डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो मल्टीप्लाई में जाओगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 0 लगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। ओके, समझ में आया? अगली जो कंडीशन है वो ध्यान से समझना है थोड़ा सा। अगली जो कंडीशन है वो कह रहे हैं, हाउ एवर हैड ही इंटरचेंज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टू स्कीम, कि भाई जो स्कीम हमने दी थी, जो अमाउंट हमने मानी थी, उनको इंटरचेंज कर दीजिए। मतलब
इस स्कीम पे x रुपए की बजाय y रुपए लगाओ और इस स्कीम पे y रुपए की बजाय अब x रुपए लगाया, इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, इस पे उसने y रुपए लगाया, इस स्कीम पे उसने x रुपए लगाया, वही रेट के हिसाब से अब कह रहा है कि वो आगे कह रहा है ही वुड हैव रिसीव्ड 20 रुपीज मोर एनुअल इंटरेस्ट के, पहले जो इंटरेस्ट मिला था उस इंटरेस्ट से 20 रुपए ज्यादा मिला। तो कहने का मतलब है अब मैं यही प्रोसीजर फिर से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर से यहाँ y पे ना x है y पुट कर दे तो मतलब y हो जाएगा y इंटू 8 इंटू 1 अपॉन में 100 प्लस y की जगह हमारा x हो जाएगा x इंटू 9 इंटू 1 अपॉन में 100 इज इक्वल टू दोनों का सम। देखिए हमने यहाँ पे निकाल रहा हूँ y इंटू 8 इंटू 1 अपॉन में 100 प्लस x इंटू 9 इंटू 1 अपॉन में 100 और अब रुपए कितना मिल रहा है पुराने वाले से 20 रुपए ज्यादा। क्लियर है, मींस वही एलसीएम लिया 100 जो भी एलसीएम आया उतना मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहाँ बचेगा 8y प्लस में 9x इज इक्वल टू 100 उधर ले गए बेटा हम, कितना हो जाएगा ये इक्वेशन नंबर हमारी 2, इसको आगे पीछे लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा 9x प्लस में 8y इज इक्वल टू 8 1 2 3 0 इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आया? तो हमारे पास दो इक्वेशंस थी और दोनों को अगर हम सोल्व कर दे तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी x और y की वैल्यू। आई बात समझ में? तो ये भी मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम नजदीक है, आप करोगे बेस्ट रहेगा। ये दोनों आपको होमवर्क दे रहा हूँ बेटा, कमेंट करके आप इन दोनों क्वेश्चनों के x और y की वैल्यू बताओगे। कैसे बताओगे वो ध्यान दे लीजिए, इस पर बताओगे क्वेश्चन नंबर 28 x इज इक्वल टू दिस y इज इक्वल टू दिस, ठीक है, और डाल के x इज इक्वल टू दिस y इज इक्वल टू दिस, इस प्रकार से चाहे एक लाइन में कर देना कोई बात नहीं, या फिर स्पेस देके नीचे लाइन में दे देना इंटर करके। आई बात समझ में? ये कमेंट आपने करके दिखाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन अगला 10 चैप्टर से है, सर्कल चैप्टर से है। देखिए अब क्या करें बेटा, देखिए एक थ्योरम है, ये थ्योरम हमने पहले भी की थी, उसका एक कॉन्सेप्ट है प्रूव दैट, क्या करें बेटा, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स drawn from external point to the circle are equal। मीन्स ये कह रहा है एक सर्कल है आपके पास, उसके बाद एक एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से हमने दो टेंजेंट को ड्रॉ किया, ठीक है, ड्रॉ किया। ये पॉइंट ऑफ जिस पे हम ड्रॉ करते हैं ये इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट होता है। ओके, ये जो दो टेंजेंट ड्रॉ की वो दोनों बराबर है, ऐसा मेरे को प्रूव करना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरम है, सेंटर मैंने O मान लिया 90, आपको बताया रेडियस टेंजेंट पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। लीजिए दो ट्रायंगल बनेंगे मेरे से ऐसे ड्रॉ करने से, तो दोनों ट्रायंगल के अंदर सोल्व करूंगा बेटा। इन ट्रायंगल, देखिए नेमिंग बहुत जरूरी है, बार बार एक बात कहता हूँ, ट्रायंगल को कॉन्वेंट सिमिलर प्रूव करने का जो कॉन्सेप्ट है उसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो है उस ट्रायंगल का नेमिंग किस तरीके से कर रहे हो। मैंने करने का जो तरीका है ना, मेरे अंदर जो चल रहा है वो मैं बता रहा हूँ आपको। मैं एक्सटर्नल पॉइंट से लेके चला, फिर मैं परपेंडिकुलर काउंट किया, फिर मैंने सेंटर काउंट किया। दोनों ट्रायंगल के अंदर यही कॉन्सेप्ट उठा के चलना है। एक्सटर्नल पॉइंट इस ट्रायंगल में, ओके, एक्सटर्नल पॉइंट था P, परपेंडिकुलर A, सेंटर O, ट्रायंगल PAO एंड दूसरे ट्रायंगल इसमें भी यही कॉन्सेप्ट, एक्सटर्नल पॉइंट P, सेंटर परपेंडिकुलर B, सेंटर O। नेमिंग करना आ गया, करेंगे। अब ध्यान देंगे एक बार, मैंने क्या किया, मैंने कहा दोनों के अंदर OA इक्वल टू OB है, दिखा मैंने, क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल, भाई एक ही सर्कल की रेडियस है और कितनी रेडियस हो बराबर। ओके,
दूसरा मैंने कहा OP इक्वल टू OP, क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है, कॉमन साइड। ओके, नेक्स्ट है एंगल B इक्वल टू एंगल, सॉरी एंगल A इक्वल टू एंगल B, और वो दोनों क्या है, 90 डिग्री। आई बात समझ में? यानी कि दो साइड के साथ एक एंगल बराबर होना, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो ट्रायंगल PAO है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PBO के। ओके, समझ में आया? क्लियर है? तो बाई CPCT, बाई CPCT मैं क्या कह सकता हूँ, हमारे पास स्टार्ट PA इज इक्वल टू PB, और जो मेरे को प्रूव भी करना था, मतलब हैंड से प्रूव, दैट मींस PA इज इक्वल टू PB, जो हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है, वो दोनों बराबर। क्लियर है? समझ में आया? वेरी गुड। इसी के और में एक क्वेश्चन है, इसी के और में क्या कह रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिए। इस सेक्शन में हमारे पास 31 क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिए। और क्वेश्चन इसी के और में है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देंगे क्वेश्चन को कर पाएंगे। घटे नहीं बेटा, देखिए क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है A, ये कह रहा है O डैश, इसको O दिया हुआ है, ये X है, ये पॉइंट D है, ओके, और ये पॉइंट C है। अच्छा, ये 90 आपको दे रखा है, और ये 90 आपको पता है जो टेंजेंट है वो रेडियस परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। और हमें साथ में क्या दिया हुआ है, हमें जो प्रूव करना है, ठीक है, मैं इसको क्वेश्चन को पढ़ूंगा। जी का और है बेटा 29 का, और इसमें प्रूव करना है, मैंने वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ DO डैश अपॉन CO। ओके, ध्यान दीजिए। अब हमें क्या ध्यान देना है, ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा पॉइंट है इसके अंदर, इन एडजॉइंटिंग फिगर, आपको एक फिगर दी हुई है, टू इक्वल सर्कल विद सेंटर O एंड O डैश, दो सर्कल है, बिल्कुल बराबर है, बराबर है। एक बात समझ में क्लियर आ गई मेरे कि रेडियस भी बराबर है। तो ये तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस, इसको मैं R अज्यूम कर लूँ, यहाँ से ये रेडियस R, इधर रेडियस R, टोटल में AO की बात करूँ तो AO मेरे पास क्या बन गया बेटा, R प्लस R, दैट मीन्स 3R। ओके, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं कि भाई टच ईच अदर एट X, दोनों X पे टच कर रहे हैं। O डैश हमने प्रोड्यूस किया, मिड पॉइंट सेंटर O डैश, जिसको हमने O इसको मिलाया, X सेंटर A, इसको कह रहे हैं मिलाने वाली जो लाइन को और बढ़ाया, वो A पे कट करती है सर्कल को। AC एक टेंजेंट है बड़ी इस वाले सर्कल की, और O सेंटर है, ठीक है, एट C के ऊपर, और O डैश से परपेंडिकुलर है, O डैश D परपेंडिकुलर है टू द, ठीक है, टू द सर्कल विद सेंटर O से, ठीक है। फिर कह रहे हैं एट टू ए सी इस पे, और साथ में कह रहा है द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हो, समझते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाते हो तो क्लियरली दिखाई दे रहा है। अगर नहीं देखते हो तो बेटा फिर आप उसे ही रह जाओगे। थोड़ा सा दिमाग कहाँ लगाना है आपने, मेरे माइंड में जो क्वेश्चन चल रहा है, मैंने इसको सोल्व करने की कोशिश की, तब मेरे माइंड में इस A पॉइंट को लेके पकड़ के खड़ा हो गया मैं। तो मैंने कहा इस ट्रायंगल, यहाँ से ट्रायंगल बनाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने दोनों में 90 दिखाई दे रहा था, तो मैंने वही कहा नेमिंग पे ध्यान देंगे। A कॉमन है दोनों में, किस किस में, ADO डैश, ACO, मतलब ये दोनों सेंटर है, ओके, ये परपेंडिकुलर, ओके, ये कॉमन है, कॉमन से चला परपेंडिकुलर पे और सेंटर पे गया, ठीक है। मैंने लिया इन ट्रायंगल ADO डैश एंड ट्रायंगल ACO, ठीक है, इन दोनों में लिया। थोड़ा सा ध्यान देना, दोनों के अंदर मैंने क्या देखा कि जो एंगल A है ना, वो दोनों के अंदर कॉमन है। वेरी गुड। जो D जो एंगल है और उसके अंदर जो C एंगल है, वो दोनों 90 डिग्री है। दो एंगल बराबर मिल गए एक ट्रायंगल के,
दो ट्रायंगल की सॉरी, तो मैं कह सकता हूं कि जो तीसरा जो एंगल बचेगा वो आपका सम प्रॉपर्टी रूल से क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है। और ट्रिपल ए की वजह से जो मैंने ट्रायंगल नेमिंग दी थी, जो ट्रायंगल ए डी ओ डैश, वो सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल ए सी ओ के। इस ट्रायंगल, वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाए। समझ में आया? वेरी गुड। अब वही बात है, अब जब आपके पास दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका मतलब है जो साइड्स है वो प्रोपोर्शनल मिलनी है। ओके, मैंने इसकी वैल्यू चाहिए, मैं देखिए वैसे सारी साइड प्रोपोर्शनल लेके चल रहा हूं। मैंने कहा इसकी साइड यहां से पहले दो, इधर से पहले दो, ओके, अगली दो डी ओ डैश अपॉन में अगली दो सी ओ, ओके, ए ओ डैश अपॉन में ए ओ। देखिए एडीएसी का मेरा कोई रोल नहीं है क्योंकि मेरे को तो वैल्यू चाहिए इसकी वैल्यू चाहिए ना, ठीक है, और वैल्यू चाहिए मेरे को, मतलब कोई ना कोई नंबर चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। एडीएसी का कोई रोल मेरे पास कोई न्यूमेरिकल दे नहीं रखा, बट यहां से देखो, यहां से ये 3R दिया हुआ है और मैंने ध्यान से देखा ए ओ डैश आर, ये मेरे पास ए ओ डैश आर दिया हुआ है। तो क्या मैं इसकी वैल्यू, इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, इस वाले फैक्टर को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, मेरे को कोई वैल्यू नहीं देनी। यहाँ से डी ओ डैश अपॉन में सी ओ इज इक्वल टू ए ओ डैश आर अपॉन ए ओ 3R। आर से आर कैंसिल, दैट मीन्स क्या मिला 1/3। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? क्वेश्चन छोटा सा था, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग घुमा रखा था, उस दिमाग को हमने शांत करके क्वेश्चन को पढ़ा और उस क्वेश्चन से वैल्यू निकाली। आई बात समझ में? चलो, तो ये हमने क्वेश्चंस किया, क्वेश्चन नंबर 29 था। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 30 है, ठीक है। देखिए हम जितने भी पार्ट है उन सभी को सोल्व करके चल रहे हैं बेटा, आपने एक भी पार्ट छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपको सर, आप तो सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताते चल रहे, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट मैं कर चुका भाई, ऐसा कॉन्सेप्ट कर चुका, याद कीजिए एक बार, इस है ना। और इससे क्या बता रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, कोस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। सेम बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन मैं एमसीक्यू के अंदर भी कर चुका, यदि आपने वीडियो को अच्छे से देखा हो तो। एक क्वेश्चन और भी क्या था जिसमें कोसिकेंड या कोट के बारे में पूछा था, सीकेंड टेन के बारे में पूछा था। मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर से ध्यान दीजिए एक बार। मैंने एक बात कही थी, यदि आपके माइंड में हो तो क्या, यदि कोसिकेंड प्लस कोट की वैल्यू दी जाती है तो आप कोसिकेंड थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू आप अपनी मर्जी से बता सकते हो। दैट मींस यहाँ P है तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू एक दूसरे की रेसिप्रोकल होती है, तो ये P है तो बेटा ये आपके पास 1 में P आ गया। समझ में आया? मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड करने से मेरे को क्या मिला, ऐड करने से मेरे को क्या मिला, देखिए मैं दो तरीके आसान करके बताऊंगा आपको। ऐड करने से मेरे को ये तो हो गए दो कोसिकेंड थीटा, कोट से कोट कैंसिल, इधर आ गया P प्लस 1 में P, ठीक है। जो एलसीएम लेके मैं क्या कह सकता हूँ, एलसीएम P आ गया तो यहाँ डिवाइड में 1 था तो ये हो जाएगा P स्क्वायर प्लस 1, और ये 2 की बात करूँ तो मैं डिवाइड में जा सकता है, ठीक है। मैंने नहीं किया, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 मैं आसान बना रहा हूँ। अब आप कहोगे सर यहाँ से तो आप कोसिकेंड आ गई तो हम पाइथागोरस थ्योरम कर निकाल के कोस की वैल्यू निकाल सकते हो। बिल्कुल निकाल सकते हो, आप बिल्कुल निकाल सकते हो, गलत नहीं हो आप बिल्कुल सही हो, आप वहां से निकाल सकते हो। जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री की पहली एक्सरसाइज को सोल्व किया था कि भी एक टी रेशो दे के बाकी टी रेशो की वैल्यू निकालो, हम बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर हमें समय कम से कम यूज करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे हम, वो ध्यान दीजिए। मैंने एक बार दोनों को ऐड कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, मैंने एक बार क्या किया, पहले इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन को ऐड कर दिया, माइनस वाली टर्म कैंसिल, ये 2 टाइम हो गया, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। आई बात समझ में? अब मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्या कर दिया मैंने चेंज कर दिया, पहले में से दूसरे को माइनस कर दिया। सपोज कीजिए मैं इसको एक बार यहाँ से एक सेकंड के लिए अलग कर रहा हूँ, ठीक है। पहली इक्वेशन है माइनस कर रहा हूँ तो माइनस का मतलब होता है निचले वाले टर्म का साइन चेंज करना, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ऐसे करते हैं ना, एलिमिनेशन मेथड में पढ़ा था हमने। ओके, ऐसा करने के बाद ये कैंसिल हो गया,
कोट प्लस कोट, उससे हमें क्या मिलेगा, फिर थोड़ा सा ध्यान देंगे, उससे हमें कोट प्लस कोट मतलब 2 कोट थीटा इज इक्वल टू क्या मिला, P माइनस, ये माइनस की हो जाएगी 1/P, और इसको भी एलसीएम ले लिया, P अपॉन में P स्क्वायर माइनस 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। आई बात समझ? थोड़ा सा ध्यान देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। क्या यदि आपके माइंड में ऑलरेडी वैल्यू चल रही है तो ठीक है, नहीं तो आप 1 को डिवाइड कर दो 2 से, और मेरे माइंड में चल रही है मैं 2 से डिवाइड कर दूं 1 से, दोनों से आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सीधा आंसर आएगा। अब थोड़ा सा मैं समझाता हूं मेरे माइंड में वो आया कैसे, है ना। मेरे को चाहिए पी स्क्वायर माइनस 1 ऊपर, पी स्क्वायर प्लस 1 नीचे, मतलब यहाँ माइनस वाली तरह मैं इसको ऊपर रखूं, इस वाली को नीचे रखूं। मैंने क्या किया, दूसरी वाली इक्वेशन को पहली वाली इक्वेशन से डिवाइड करा दिया, मतलब मैं ध्यान से देखना, ये 2 वाली इक्वेशन थी, मैंने इधर थी 2 कोट थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी अपॉन, अब दूसरी वाली इक्वेशन से डिवाइड कराएंगे पहली वाली से, तो 2 कोसेकेंट थीटा पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में पी, 2 से 2 कैंसिल, बताया था 4 टर्म ऊपर है तो निचले वाले से निचले वाली कैंसिल कर सकते हो, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन प्लस पी स्क्वायर प्लस 1। तो एक चीज मेरे को यहाँ से मिला कि भाई मेरी राइट साइड मिल गई, यदि मैं इसको थोड़ा सोल्व करूँ कोस मिल जाए तो मैं हैश प्रूव कर सकता हूँ। समझ में आएगा? देखिए इसको बोल रहा हूँ थोड़ा सा, कोट को तोड़ दिया मैंने, क्या साइन थीटा अपॉन में सॉरी कोट है ना, तो कोट को क्या लिखेंगे, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कोसेकेंट थीटा को क्या लिख देंगे 1 अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1। ओके, फिर से 4 टर्म ऊपर नीचे से वाले से कैंसिल, cos थीटा अपॉन 1 दैट मींस cos थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1, हैंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था, आई बात समझ में? क्वेश्चन आसान बनाया हमने आप जो अब आप सोच रहे थे वो भी बिल्कुल सही था कि भाई आपने एक टी रेशियो की वैल्यू निकाल ली ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, बाकी की हम वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं बेटा। तो हमने थोड़ा सा ऐड और सब्ट्रैक्ट और डिवाइड 3 का यूज करके सीधा आंसर ही निकाल दिया है। आई बात समझ में? ओके, क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, जो स्टैटिक्स से दिया गया है, इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए बेटा, फिर हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, अगला सेक्शन करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 ने क्या कह रहा है बेटा, फ्लोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन हैज मीडियन, एक डाटा दी हुई है जिसका मीडियन आप लोगों को क्या दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, और उस केस में हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, मार्क्स दिए गए हमें, एक तरफ मार्क्स दिए गए थे जिसको हम क्लास इंटरवल कहेंगे, तो हमें दिया गया है 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और बेटा 40 से 50, आगे 70 से लिख दे रखे हैं, 50 से 60, 60 से 70, और लास्ट है 70 से 80। इसके साथ आप लोगों को क्या दिया हुआ है बेटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट 2, 8, x, 20, 12, y, 4 और 3, टोटल हमें दिए गए हैं 74। क्लियर है? ध्यान देंगे हम, ये हमें FI दिया हुआ है। अब हम क्या निकालेंगे, अब मीडियन चाहिए मेरे को, तो मीडियन के लिए CF भी चाहिए। तो CF कैसे निकालते हैं बेटा, CF निकालते हैं हम, देखिए स्टार्टिंग की जो नंबर होती है सेम, नेक्स्ट इसमें ऐड करके 10 इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 10 प्लस x, इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 प्लस x, इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 42 प्लस x, इसमें जब ऐड करोगे तो 42 प्लस x प्लस y, इसमें ऐड करोगे तो 46 प्लस x प्लस y, इसमें ऐड करोगे तो 49 प्लस x प्लस y,
तो एक बात आप लोगों को पता है कि ये दोनों वैल्यू हमारी क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। मतलब 74 इक्वल टू 49 प्लस एक्स प्लस वाई, और 49 तब इधर आएगा तो आपने इसमें हमने सोल्व करोगे तो माइनस करोगे कितना हो जाएगा बेटा, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 49 को जो माइनस करोगे तो 74 माइनस 49 दैट मीन्स ये हो जाएगा 25। तो एक इक्वेशन ये आ जाती है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट ओके। अच्छा अब हम निकालते हैं बेटा मीडियन। तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो आप लोगों को पता है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ओके, सबसे पहले हम n/2 निकालते हैं बेटा। n/2 हमारे पास 74/2 मतलब 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 37, जो नंबर 37 से बिलो। अब देखिए बेटा आपके पास ये नंबर हमारे पास ध्यान से देखते हैं CF के अंदर, आप कहोगे सर ये नंबर अगर x की वैल्यू 7 से छोटी हुई तो ये 37 से छोटी हो सकती थी, बट हम यहाँ जब मान के चलते हैं, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो आपको मिनिमम 50-50% तो मान के चलना ही पड़ेगा। मतलब 12, 12.5 मतलब 12 भी लेते हैं तो आपके पास 42 हो जाता है, तो ज्यादा चला जाता है। तो इससे जस्ट ऊपरे वाली ये जो नंबर है वो आपकी क्या हो जाती है, CF हो जाती है। क्या हो जाती है, CF। और इससे जस्ट निचले वाली जो ये नंबर है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, F बोलते हैं। क्या बोलते हैं, F बोलते हैं। और इसी के अंदर ये जो होती है इसको बोलते हैं मीडियम क्लास। क्या बोलते हैं, मीडियम क्लास। और मीडियम क्लास के अंदर जो L होती है वो हमारे पास कितनी दी हुई है, ये लोएस्ट मतलब 30 दी हुई है। अगला बचता है H क्या होते हैं बेटा, इनकी हाइट मतलब साइज ऑफ क्लास मतलब डिफरेंस। तो कितना आ गया बेटा, 10 वैल्यू रख दीजिए। देखिए मीडियन की वैल्यू आप लोगों के पास दी हुई है 36 इज इक्वल टू L की वैल्यू आपके पास आ गई बेटा 30 प्लस n/2 मीन्स 37 माइनस CF। ध्यान से सुनना, माइनस CF। बहुत से बच्चे यही गलती करते हैं, पूरा अच्छा क्वेश्चन करते करते छोटी सी गलती कर देते हैं। माइनस जब करोगे तो ये टर्म पूरी माइनस होती है, मतलब -x और -10 माइनस x दोनों को माइनस करना होता है। कई बच्चे क्या कर देते हैं, -10 प्लस x, इसको नहीं करते, गलत हो जाता है भाई हमारा क्वेश्चन। अपोन में f हमारे पास कितना है 20 इंटू में 10 h कितना है हमारे पास 10, और इस 10 से ये 0 कैंसिल। ध्यान दीजिए 30 प्लस का है, इधर माइनस का हो जाए, 36 में से 30 माइनस करेंगे तो 6, ये हो जाएगा बेटा 27 माइनस x बटे 2, 2 डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 12 इज इक्वल टू 27 माइनस x, और x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 15। और x की वैल्यू 15 आने के बाद मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं x की वैल्यू 15 प्लस y इज इक्वल टू 25, और 15 उधर गया, y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 10। तो ये था हमारा सेक्शन सी सेक्शन था। तो जो क्वेश्चन नंबर 31 था, ये जो सारे क्वेश्चन है वो सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है। सेक्शन आता है सेक्शन डी, और सेक्शन डी के अंदर हमें आप सभी को पता है 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दैट मींस क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेटा 32, जो सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन है 5 नंबर का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या करें बेटा, इफ ए फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, कह रहे बेटा एक फ्लाइट है और वो 600 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है फ्लाइट, ओके, एंड एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर, मतलब मौसम खराब होने के कारण स्पीड को थोड़ा स्लो कर दिया। तो एक बात समझ में आई बेटा हमें कि भाई हमें जो भी डिस्टेंस जाना था, जिस डिस्टेंस को हमें ट्रेवल करना था, वो डिस्टेंस हमारे पास कितनी दी हुई है 600 किलोमीटर दी हुई है। ठीक है, स्पीड अभी नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि भाई मौसम खराब होने जाने के कारण स्पीड को स्लो कर दिया गया है। ओके, इट्स एवरेज स्पीड वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर, दैट मींस भाई हमें पहले स्पीड पता नहीं था, हम अज्यूम करके चलते हैं लेट्स ओरिजिनल स्पीड। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हो ओरिजिनल स्पीड। ओके, ओरिजिनल OR डॉट का मतलब ओरिजिनल स्पीड, यहाँ तो स्पेस था इसलिए मैंने लिख दिया। ओरिजिनल स्पीड हमने क्या अज्यूम कर लिया बेटा x किलोमीटर पर आवर। ओके, अच्छा अब देखिए अगर जब डिस्टेंस है तो डिस्टेंस है, स्पीड है, तो वहां कहीं ना कहीं हमारा टाइम भी होगा। तो टाइम कितना हो गया बेटा 600 अपॉन दैट मींस ऐसा क्यों आया। ठीक है,
मैंने डायरेक्ट कर दिया था। क्यों कर दिया, रीजन बताता हूँ। देखिए रीजन लिखना बहुत जरूरी होता है। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या कहलाता है बेटा, आपका टाइम कहलाता है। डिस्टेंस आपकी मेजर कितनी हो रही है बेटा, 600 किलोमीटर। स्पीड कितनी है, x, तो आपके पास 600/x हावर डिस्टेंस ट्रेवल हुई। ओके, अब आगे क्या करें, नो क्या बात कर रहे हैं बेटा, जो न्यू स्पीड है, स्पीड में कुछ चेंजमेंट कर दिया। हमने कहा ना मौसम खराब हो जाने के कारण स्पीड को स्लो कर दिया गया। कितना, 200 किलोमीटर प्रति घंटा। लीजिए दैट मीन्स x माइनस 200 किलोमीटर पर हावर। अब सीधी सी बात है, स्पीड चेंज तो बेटा टाइम भी चेंज। डिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस पे उतना ही रहना चाहिए, मौसम खराब हो चाहिए अच्छा हो, ठीक है ना। तो न्यू डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस अपॉन में न्यू टाइम, सॉरी न्यू स्पीड, तो 600 अपॉन में x माइनस 200 और ये क्या आ जाएगा बेटा, हावर। अच्छा एक बात और ध्यान से सुनिए, जब एक फ्लाइट हमारी स्लो हुई, इसका मतलब एक साफ साफ क्लियरली आपके माइंड में इमेज बनेगी कि भी टाइम ज्यादा लगना है, तो इसका मतलब ये टाइम ज्यादा है इस टाइम के दौरान। आगे क्या कह रहे हैं, आगे मैं कह रहे हैं कि टाइम इंक्रीज बाय 30 मिनट, 30 मिनट की देरी होती है, मतलब टाइम इंक्रीज लगता है, जो टाइम पहले लगना था उससे 30 मिनट ज्यादा लग रही है, ठीक है। आगे क्या है, फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, उस फ्लाइट की दूरी, मतलब हमसे ये कहा गया है टाइम ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब यहाँ पे टाइम को लिया गया है कि आपको कितना समय लगेगा उस फ्लाइट को करने में। ओके, ओरिजिनल टाइम पूछा उसने, है ना। ये तो मौसम हर बार तो खराब होता नहीं, एक्चुअल में जो ड्यूरेशन होती है वो फ्लाइट की क्या होगी, मतलब हमें हावर निकालना है, सॉरी टाइम निकालना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो हमें क्या कहा गया, अच्छा 30 मिनट का तो डिफरेंस कितना दिया गया टाइम का, डिफरेंस ऑफ टाइम कितना दिया है, 30 मिनट। ध्यान दीजिए सब कुछ आवर में चल रहा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आवर में चेंज कर दिया, मतलब आप क्लियरली आप इसको ये लिख सकते हो, हाफ आवर लिख सकते हो। ओके डन। अब क्या कह रहे हैं, आपको पता है ये टाइम ज्यादा है क्योंकि डिस्टेंस का स्पीड कम हुई है, डिस्टेंस ज्यादा है, सॉरी टाइम ज्यादा है। तो इस टाइम में यदि मैं पहले वाले टाइम को माइनस कर दूं, मेरे पास 1/2 आता है। डन। ओके, एल्सियम ले लिया, x माइनस 200 इंटू एक्स, इसकी कर दे बेटा 600x माइनस माइनस प्लस 12, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया तो 1,20,000 किसके बराबर, 1/2। ओके, इससे कैंसिल, डन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1,20,000 की 2 से मल्टीप्लाई कर दी, ये हो जाएगा 2,40,000। ओके, इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करके इससे a1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 200x, इसको मैं उधर लेके जा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 200x माइनस 2,40,000। मैंने क्वाड्रेटिक की इक्वेशन मिल गई। अब माइंड में मेरे ये आ रहा है x की वैल्यू क्या होगी, सॉल्यूशन क्या होगा। ओके, थोड़ा ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाई 2,40,000, ओके, ऐड या सब्ट्रैक्ट माइनस 200, थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ क्या माइनस की टर्म आ रही है, तो माइनस का कब आता है, जब एक प्लस का एक माइनस का, इसका मतलब डिफरेंस 200 आना चाहिए। डिफरेंस कितना आना चाहिए, 200 आना चाहिए। तो अगर मैं डिफरेंस 200 आता है तो मैं फैक्टर क्या लूँ, है ना, डिफरेंस 200 है तो मैं डिफरेंस क्या लूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा 600 और 400 ले लो, मीन्स माइनस का 600 प्लस के 400। दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा, दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा, जब तक दिमाग को नहीं दौड़ाओगे, जब तक आपके क्वेश्चन आपके नोटबुक तक सीमित रहेंगे, जब दिमाग को दौड़ाओगे जब वो 9 क्वेश्चन आपके माइंड में आएंगे, इस बात को ध्यान रखना हमेशा। इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास माइनस 2,40,000 आ जाएंगे, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो मीन्स इनको करोगे सोल्व तो आपके पास माइनस 200 आ जाएंगे, बिल्कुल आएगा। तो मैंने इसको फैक्टर कर दिया, ठीक है, तो फैक्टर मैं डायरेक्ट लिख दूँ, ठीक है, फैक्टर करने से भी आगे, तो मैंने डायरेक्ट फैक्टर कर दिए, ये लीजिए, तो इज इक्वल टू 0, मैंने आइदर कंडीशन यूज कर ली बेटा। इससे क्या मिला, x इज इक्वल टू 600
और x इज इक्वल टू -200 और x हमने स्पीड मानी थी, स्पीड नकारात्मक नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती, इसलिए स्पीड हमारी कितनी आ गई, स्पीड हमारी कितनी आ गई बेटा, ओरिजिनल स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर। ओके डन। ओके सिर्फ इतना नहीं पूछा था, बहुत सी क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछता है कि व्हाट इज ओरिजिनल स्पीड, हमने निकाल दिया। उसने पूछा ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट की ड्यूरेशन, समय क्या है, टाइम क्या है, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस कितनी है 600 किलोमीटर, क्योंकि हम ये तो निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड हमारी 600 आ गई, दैट मीन्स हमारे पास 1 आवर यानी कि 1 घंटे की वो ड्यूरेशन थी, फ्लाइट का 1 घंटे का समय था। आई बात समझ में, क्वेश्चन समझ में आया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अच्छा इसके अंदर इसी का और पार्ट है, और पार्ट है, ध्यान देंगे, देखिए और में क्वेश्चंस दिया गया। तो एक चीज आप याद रखना, जब भी क्वेश्चन को सोल्व करो तो उस क्वेश्चन को जब भी सोल्व करो तो इतने माइंड से सोल्व करना, ठंडे दिमाग से सोल्व करना कि हम एक नई इमेज बना सके, एक क्वेश्चन पे इतना कॉन्ट्रडिक्शन मतलब सॉरी फोकस कर सके, ताकि वहां से हम कॉन्सेप्ट को एक एक पॉइंट कॉन्सेप्ट को निकाल सके, ताकि एक क्वेश्चन से नहीं बहुत से क्वेश्चनों को सोल्व कर सके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का और, इफ जेबा, जेबा नाम की कोई गुड़िया है, तो गुड़िया है या हर, हाँ गुड़िया एक ही क्लास में हर यूज होता है। ओके वर यंगर बाई 5 ईयर, मतलब आज से जब 5 वर्ष वो छोटी थी, यंगर थी, ठीक है, कह रहे हैं व्हाट इज रियली, वो क्या, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, ओके वुड हैज बी 11 मोर, क्या कह रहे हैं बेटा, 5 वर्ष पहले उसकी एज का स्क्वायर 11 मोर, 11 ज्यादा था, देन 5 टाइम ऑफ एक्चुअल एज। मैं मान के चलता हूं एक्चुअल, उसकी एक्चुअल एज क्या थी, मैं ऐसा मान के चलता हूं, मान ली मैंने, क्या मान ली, एक्स ईयर। ओके डन, थोड़ा ध्यान देंगे। अब क्या कह रहे हैं, 5 वर्ष पहले, 5 years अब हर एज तो कितनी होगी, x माइनस 5 years। ओके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले मतलब यंगर जब छोटी थी उस समय उसकी एज का स्क्वायर कितना था, 11 मोर 5 टाइम ऑफ एक्चुअल एज, उसकी एक्चुअल एज के 5 टाइम से 11 ज्यादा थी, कौन, उसकी 5 वर्ष पहले की एज। ये बात समझ में आई, स्टेटमेंट समझ में आई, ओके डन, वेरी गुड। सोल्व करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो देखो डायरेक्ट सोल्व करते हैं, 12 सोल्व कैसे करते हैं, दोनों के प्रोडक्ट 2 से मल्टीप्लाई, ओके इज इक्वल टू 11 प्लस में 5x, दोनों को इधर ले आओ, ठीक है, इसको इधर ले आया, एक्स स्क्वायर ये कितना जाएगा माइनस 15x, क्योंकि ऑलरेडी 10x था, माइनस 5x है, इसको इधर लेके आओगे तो कितने बचेंगे, तो प्लस का 25 माइनस का 11 प्लस के 14 बचेंगे, ठीक है। ऐसे दो नंबर देखिए प्लस का आया तो दोनों ऐड करने से 25 आएगा, सॉरी 15 आएगा, ऐसे दो नंबर जिनकी प्रोडक्ट 14 है, ऐड 59, 14 और 1 दोनों है, तो 14 और 1, ठीक है। तो x की वैल्यू एक तो 14 आ गई, एक x की वैल्यू 1 आ गई। अब आप क्या कह रहे हो, सर दोनों पॉजिटिव है, एज पॉजिटिव हो सकती है, मैं कह रहा हूं मैं इसको नहीं लूंगा, कोई बता सकते हैं मेरे को क्यों नहीं लूंगा, सोचा, देखिए अब मैं बताता हूं, कोई नहीं, इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि अगर मैं 1 ईयर ले लूंगा तो 5 साल पहले की बात मैं कैसे करूंगा, यहाँ मैं 5 वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ, आई बात समझ में, 14 ईयर में 5 साल पहले की बात मैं कर सकता हूँ, 1 साल में 5 साल की बात पहले नहीं कर सकता, 1 साल में 5 साल पहले की बात नहीं कर सकता, इसलिए x = 1 को मैं नेगलेक्ट कर रहा हूँ, क्लियर है। नेक्स्ट वेरी, तो x = 14 ईयर, x = 14 ईयर, ठीक है, ओके।
वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन क्या था पहले बीपीटी थ्योरम को एक्सप्लेन किया था, है ना। आज उसका कन्वर्स आई है। कन्वर्स समझ रहे हो, उल्टा, है ना। अच्छा क्या कह रहे थे, स्टेट द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम यूजिंग द थ्योरम। अच्छा पहले तो हम ये कहेंगे कि भाई जो बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम है, मतलब बीपीटी जो थ्योरम है कन्वर्स क्या चीज है, क्या डेफिनेशन को एक्सप्लेन करती है। तो बीपीटी का कहना होता है, बीपीटी का कहना होता है, ध्यान से सुनना, मैं दोनों चीज एक साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पे। बीपीटी का कहना होता है डीई पैरेलल बीसी, ऐसा बीपीटी का कहना है, ये गिवन में। टू प्रूव, वो प्रूव क्या करवाता है, एबी का बीडी के साथ, एई का ईसी के साथ जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए या होगा, ऐसा बीपीटी कहता है। जस्ट उल्टा, मतलब उसने कहा था पैरेलल है तो रेशियो बराबर है। ध्यान सुनना, बीपीटी ने कहा था पैरेलल है तो रेशियो बराबर है। कन्वर्ज क्या कहता है, रेशियो बराबर है तो पैरेलल। आई बात समझ में, इसको प्रूव करना है। मतलब मैं ये कह सकता हूं, मेरे को जो गिवन में है ना, गिवन में ये है एडी अपॉन बीडी अपॉन एई अपॉन इक्वल टू एई अपॉन ईसी, ऐसा मेरे को गिवन है। टीपी टू प्रूव क्या करना है, मेरे को प्रूव करना है डीई बीसी के पैरेलल है, डीई बीसी के पैरेलल है, ठीक है। प्रूफ अब प्रूफ में क्या करूंगा मैं एक अज्यूम करके चलता हूं कि मान लिया मैंने ठीक कोई होगा, कोई मैंने इग्नोर कर दिया इसको। मैंने एक पॉइंट ले लिया जनरली, मैंने कहा ई डैश एक पॉइंट ले लीजिए, ओके। अच्छा मैंने ई डैश को एक पॉइंट ले लिया और कहां ले लिया, ऑन एसी को, कोई पॉइंट एनीवन, मैंने अपनी मर्जी से माना एलेक्ट, ठीक, कोई पॉइंट ले लिया, अज्यूम कर लिया। सच दैट, कंडीशन दे रहा हूं मैं, ऐसे नहीं ले रहा मैं पॉइंट, ऐसे पॉइंट नहीं ले रहा हूं, पॉइंट लेने का एक कंडीशन ले रहा हूं। सच दैट इस प्रकार से है, जो मेरा डीई डैश है ना वो बीसी के पैरेलल है, मैं मान सकता, ओके। अब मैंने बीपीटी को पकड़ा, मैंने कहा भाई बीपीटी ने कहा था पैरेलल है तो रेशियो बराबर, ठीक है। अब एक सेकंड के लिए इसको भूल जाइए, मैं एक सेकंड के लिए इस पॉइंट को भूल गया, इस लाइन को भूल गया, बिल्कुल भूल गया। एक सेकंड के लिए मैंने कहा ये इसके पैरेलल है, बीपीटी ने कहा यहां लिखूंगा बाय यूजिंग बीपीटी, बीपीटी ने कहा एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, ठीक है, ओके। इक्वेशन नंबर 2, मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया, मैंने जो निकाला और जो गिवन में है उसकी एक साइड ऑलरेडी इक्वल है, ओके। तो दूसरी को मैंने बराबर लिख दिया, मैंने कहा ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, ठीक है। फिर मैंने कहा ओके, यहां से आगे यहां लिख सकता हूं ये बात मैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को लिख के, ठीक है। फिर मैंने कहा चलो मैंने थोड़ा सा ऐड कर देता हूं, मैंने दोनों तरफ +1 कर दिया, कोई फर्क पड़ा। देखिए जब इक्वेशंस एक उस तराजू की तरह होता है, पूरा टाइम एक तराजू देखा है ना, तो उसमें हमने क्या किया, सपोज कीजिए दोनों तरफ सेम वेट है। एक छोटे से मैं एक उदाहरण से समझाऊंगा इसको। सेम वेट है, अगर आपने इधर 1 kg और ऐड कर दिया, इधर भी 1 kg ऐड कर दिया, तब भी सेम वेट हुआ। मतलब दोनों तरफ अगर आपने 1 a की जगह ऐड किया तो दूसरी जो आपका साइड है वो एक साइड डाउन हो जाएगी, एक साइड अप हो जाएगी, है ना। और दोनों को जब 1 kg ऐड करोगे तो आप दोनों का जो लेवल है वो सेम बराबर रहेगा। सेम मैंने क्या किया, दोनों तरफ 1 ऐड कर दी, तो मतलब ये इक्वेशंस ऑलरेडी बराबर है। मैंने क्या किया, मैंने एलसीएम ले लिया, इधर से एलसीएम आ गया EC, तो ये आ गया EC प्लस में AE इज इक्वल टू, इधर ले लिया E डैश C, तो ये आ गया AE डैश प्लस E डैश C, ओके। मैं अब वापस इस लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। यानी EC प्लस AE, तो
क्या बन गया, पूरा AC बन गया। मैं यहाँ लिख रहा हूँ इधर AC अपॉन इधर क्या आ गया EC, और साथ में AE डैश प्लस E डैश C, AE डैश प्लस E डैश C, ये भी क्या बन गया, ये भी AC बन गया। देखिए AE डैश प्लस EC, AE बन गया। मैं AC से AC कैंसिल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, मैं कह सकता हूँ E डैश C और EC, ठीक है, मान लिया, ओके। एक बात मेरे एक समझ में आई, ध्यान दीजिए, ये एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। मैंने कहा ये मेरा कोई भी पॉइंट ओरिजिन में ओ पॉइंट मान लो, मैंने कहा यहां से 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक कैंडिडेट राम बैठा है, यहाँ पे, यहाँ राम बैठा है, ठीक है, ओके। मैंने कहा यहीं से 3 सेकंड बाद अब आगे शाम बैठा है, कौन बैठा है, तो मेरे को क्या बात समझ में आई, मतलब मैं यहाँ ऐसे कह सकता हूँ कि भाई यहाँ इस पॉइंट से राम की और इस पॉइंट से श्याम की जो डिस्टेंस है वो दोनों सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों कैंडिडेट है वो सेम एक ही पॉइंट पे बैठे हैं। ऐसा हुआ है कभी एक यहाँ बैठा और एक यहाँ बैठा और दोनों की डिस्टेंस सेम, चाहे कुछ भी आगे बैठा है तो इसका मतलब डिस्टेंस बढ़ी ना, इसका मतलब जब डिस्टेंस सेम है तो एक ही पॉइंट पे बैठा, दोनों पॉइंट एक ही सेम है। इस बात को मैं मैथ की भाषा में क्या कहूंगा, बोथ पॉइंट्स, दैट मींस E डैश एंड E आर कोइंसिडेंट पॉइंट, मतलब दोनों पॉइंट कोइंसिडेंट है, कह सकता हूं, ओके डन। इसका मतलब मैंने क्या लेके चला था, मैंने कहा E डैश है वो BC के पैरेलल है, ऐसा मैं मान के चला था। तो मैंने कहा E डैश को हटा के मैं E लिख सकता हूँ, तो मैंने E को हटाया, E डैश को हटाया, E रख दिया, मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, DE पैरेलल है BC की, DE पैरेलल है BC की, समझ में आई, वेरी। तो यही हमारी क्या थी, बीपीटी थ्योरम थी, ये सॉरी कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम, ओके, समझ में आया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 34, देखिए, तो देखिए एक बीपीटी पे, कन्वर्ज पे या उसके एप्लीकेशंस पे एक क्वेश्चन एग्जाम में आना नेसेसरी है, आना आएगा 100%, 100% बेटा, 1% तो चूक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, ओके, ध्यान दीजिए। ए टॉय इज द फॉर्म ऑफ, देखिए दोनों एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 34 है उसके अंदर दो और के अंदर है, दोनों के दोनों एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, छोड़ने नहीं है, बेशक हमने एनसीईआरटी कर ली, फिर भी क्वेश्चन को करना है, क्योंकि मैं कहता हूं कि क्वेश्चन करने से आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है और कॉन्सेप्ट बढ़ता है, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन में कोई ना कोई ऐसी बात जरूर बता जाता हूं जो उससे रिलेटेड अदर क्वेश्चनों में काम आ जाती है, ठीक है। देखिए क्या कह रहे हैं बेटा, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन, एक टॉय है वो कोन के रूप में, ओके, ठीक है। आगे कह रहे हैं माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस के हेमिस्फीयर पे टिका हुआ है, ढका हुआ है, रखा हुआ है, ओके। आगे कह रहे हैं द टोटल हाइट ऑफ टॉय इज, टोटल हाइट कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर, रेडियस है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर, ओके, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, कि भाई इसका जो टोटल सरफेस एरिया है और इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिए, तो थोड़ा ध्यान दीजिए बेटा, मैंने कहा ये रेडियस, ओके, ये इसकी हाइट, अब रेडियस हेमिस्फीयर की रेडियस चारों तरफ को बराबर होती है, तो रेडियस आ गई 3.5 सेंटीमीटर, टोटल डिस्टेंस थी 15.5 सेंटीमीटर, ओके। अब ये जो डिस्टेंस है इसमें से मैं इस वाले डिस्टेंस को मैं माइनस कर दूं, दैट मींस जो मेरी रेडियस थी 3.5 सेंटीमीटर निकाल दिया मैं, निकालने के बाद ये क्या बच जाती है, मैं h को क्या कह सकता हूं, 15.5 माइनस 3.5, दैट मींस 12 सेंटीमीटर की जो हाइट है कोन की बच जाती है, ओके। अब सरफेस एरिया की बात करें, पाई आर एल, एल की जरूरत पड़ती है मेरे को, मैं जिसकी जरूरत पड़ती है वो पहले निकाल लेता हूँ, लीजिए क्या होती है, आप सभी को पता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट, ओके, लीजिए आर स्क्वायर, आर कितना है बेटा 3.5 का स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर 12.25 प्लस एच का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144,
4। हाँ, यहाँ ध्यान दीजिए, मैं बेटा दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ 50% बच्चे ऐड करते समय मार खाते हैं, क्योंकि उनके माइंड में ना जल्दी जल्दी में फ्लो में ऐड गलती हो ही जाती है। देखिए मैंने कहा, और कई बच्चे इसको ऐसे जोड़ देते हैं, लीजिए जोड़ दिया, ये 9, ये 6, ये 3, ये जो गलत हो जाता है। क्यों? देखिए क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है 144, इसकी पॉइंट नहीं है तो मैं पॉइंट को 2 0 मान सकता हूँ। इसको लिख दिया मैं 12 पॉइंट, पॉइंट नीचे पॉइंट होता है, ये हो जाएगा 651, मतलब मेरे यहाँ पे 156.25। जब इसका स्क्वायर रूट निकालूं, एक सेकंड के लिए पॉइंट को मैं इग्नोर कर देता हूँ, तो ये जो स्क्वायर है वो 125 का होता है। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, स्क्वायर रूट करोगे, ध्यान से सुना, स्क्वायर रूट करोगे तो इस पॉइंट में 2 है तो हाफ हो जाएंगे, जितने भी है, 2 है तो 1, 4 है तो 2, 2 सर 3, तो उसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं मिल रहा आपको, तो इसका मतलब 2 है तो 1 पॉइंट लगेगा। स्क्वायर करोगे तो डबल हो जाएंगे, स्क्वायर रूट में हाफ हो जाएंगे, स्क्वायर में डबल हो जाएंगे। क्लियर है? ये वैल्यू एल की आ गई। ओके, अब हम रिक्वायर्ड सर, पहला क्वेश्चन पूछा है सरफेस एरिया ऑफ टॉय, तो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, पहले तो हम सरफेस एरिया ऑफ या CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? पाई आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, कॉमन ले लीजिए, पाई आर कॉमन, एल प्लस यहाँ से पाई आर कॉमन लेने के बाद 2r। ओके, पाई की वैल्यू 22/7, आर को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ, 3.5 आप सभी को पता है, सेम का हाफ लीजिए, ये छोटी छोटी बातें ना। देखिए बेटा, मैं इसको अगर मैं ऐसे समझाने बैठता हूँ आपका 10 सेकंड खराब होता है, चलो मैंने अभी कर दी, लेकिन आगे से ध्यान रखना, पॉइंट आ गया, ये हो गया 5 की टेबल से 5 7 जा 5 2। अब वो छोटे बच्चे नहीं रहे, आपको मैं ये करना सिखाऊं, अब वो छोटे बच्चे नहीं रहे, ठीक है, बड़े बन गए, थोड़ा सा एडवांस करना सीखिए। तो आपको पता है 3.5 3.5 आपके पास 7 का हाफ होता है, क्या होता है? 7 का हाफ होता है। ओके, लिख दिया मैंने, इनटू एल, एल सर हमारी आई थी 12.5, 2r से 3.5 का दुगना 7, 2 से 11, 7 से 7, 11 गुणा 19.5, और इसकी हम प्रोडक्ट जब करेंगे तो इसकी प्रोडक्ट आएगी हमारे पास 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये था पहला पार्ट। इसी के अंदर इसमें पूछा है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ टॉय, तो वॉल्यूम ऑफ टॉय किसके बराबर है? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर h, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए ध्यान दीजिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर दोनों के अंदर है, ऐसा करने के बाद यहाँ सिर्फ h बचता है, यहाँ 2 बच गया, आर स्क्वायर बाहर तो सिर्फ एक r बच गया, रख दीजिए 1/3 पाई सरफेस आर स्क्वायर, मैंने इसका स्क्वायर किया, क्या हो जाएगा? 49/4, स्क्वायर दोनों का होता है, ऊपर वाले का भी नीचे वाले का भी, इनटू h, h हमारे पास 12, ओके, प्लस 2r मतलब 3.5 का दुगना 7, ठीक है। अच्छा, कितने हो? 19, इससे काट दिया मैंने 7 पे, इससे काट दिया 2, इससे काट दिया 11, नीचे बच गया 6, ऊपर बच गया 11 इंटू 7 इंटू यहाँ 19/3 2 जा 6, और इसकी जो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1463/6 सेंटीमीटर क्यूब। ये है आपके पास इसका वॉल्यूम, ये इसका वॉल्यूम। क्लियर है? पक्का? वेरी गुड। तो देखिए बेटा, नेक्स्ट हम क्वेश्चन है, अच्छा अगला जो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा चेंज कर दिया। चेंज क्या किया उसको बताएंगे। देखिए ये क्वेश्चन समझ में आया? चलो देखिए, सभी में चेंज इसमें ना
सरफेस एरिया पूछा था, साथ में वॉल्यूम भी बता दिया हमने, वॉल्यूम पूछ लिया। तो सीबीएसई में एचबीसी मतलब बोर्ड कोई भी हो, बोर्ड से मैटर नहीं करता, मैटर करता है क्वेश्चन पूछने के तरीके से। उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, कुछ ऐड कर दिया, कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया, इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसी का और का पार्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड, एक पेन स्टैंड है लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है, इन द सेम ऑफ क्यूबॉइड टाइप एक शेप है, ओके, विद 4 कॉनिकल डिपेस एंड एक क्यूबिकल डिपेस। मतलब ये कह रहा है कि एक इस प्रकार से एक बॉक्स है लकड़ी का, बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर 4 तो कॉनिकल डिपेस मतलब आप छिद्र कह सकते हो, छेद कह सकते हो, और एक क्यूबिकल इस प्रकार से यहाँ पे काटे गए हैं या निकाले गए हैं, जिसमें पेन वगैरह रख सकते हैं, ओके। अब क्या कह रहा है, इसकी जो डायमेंशन है, मींस मैं ये कह सकता हूँ L इंटू बी इंटू एच, ये डायमेंशन मतलब L B H तीनों दे रखे हैं। अगर आपको इस प्रकार दे रखी हो ना, सब मतलब कोई 3 नंबर दे रखे, जैसे इसने दे रखी है 10 5 4, अगर या ऐसे कह दे 10 इंटू 4 इंटू 5, इसका मतलब LBH को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। मैं ये कह सकता हूँ कि L हमारा 10 है, B हमारे पास 5 है, H हमारे पास यहाँ पे 4 है सेंटीमीटर का, ओके। तो इसमें सेंटीमीटर दे रखा है, सेंटीमीटर रेडियस। अच्छा आगे क्या करें, द रेडियस ऑफ कोनिकल डिफ्यूजन मतलब स्मॉल r दी हुई हमें कितने बेटा 0.5 सेंटीमीटर, ओके। और उसकी डिप्रेशन मतलब हाइट दे रखी है, डेप्थ दे रखी है 2.1 सेंटीमीटर, ओके। और साथ में क्या कह रहा है बेटा, द एज ऑफ क्यूबिकल डिप्रेशन, जो एज इसकी जो एज है वो दे रखी है 3 सेंटीमीटर। मैं इसको स्मॉल एल से मान लेता हूँ 3 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ में। अब कह रहा है हमारे पास फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड यूज इन पेन स्टैंड, लकड़ी का जो वॉल्यूम मतलब लकड़ी जो लगी है उसका वॉल्यूम क्या है। तो मैं ये कह सकता हूँ रिक्वायर्ड वॉल्यूम, हमें कितने वॉल्यूम की जरूरत पड़ रही है। क्या क्या बेटा, हम ये कह सकते हैं, ध्यान से सुनना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ क्यूब, है ना। देखिए पूरे क्यूबॉइड में से 4 वॉल्यूम को कोन को माइनस कर दिया, एक क्यूब को माइनस कर दिया, वॉल्यूम में माइनस कर दिया। LBH माइनस 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर H माइनस L क्यूब, स्मॉल L क्यूब, यहाँ पे कैपिटल है, निकाल लीजिए। 10 इंटू 5 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 1/3 इंटू 22 आर स्क्वायर मतलब हाफ, 0.5 का मतलब होता है हाफ, और स्क्वायर है तो मैं इसको लिख दूं 1/4 इंटू एच है आपके पास 2.1, तो मैं इसको लिख देता हूँ डायरेक्ट, पॉइंट आ गया, डिवाइडेड बाय 10, ओके, माइनस L क्यूब, और L हमारे पास 3 की क्यूब 27, कैंसिल कर, ध्यान दीजिए 4 से 4 कैंसिल, 7 दिया 21, मल्टीप्लाई कर दिया, इनकी प्रोडक्ट 21 से कैंसिल, ठीक है, इसको काट नहीं रहा हूँ, ये कितना आ जाएगा 20 200, 200 माइनस 22/10 मतलब 2.2 माइनस 27, ठीक है। तो ध्यान दीजिए पर कितना माइनस को ऐड किया मैंने पहले, कितने हो गए 29.2, 29.2, एक बार आप 29 को माइनस कीजिए, देखिए जब 30 को माइनस करते हैं तो 170 आता 29 को माइनस करोगे 171, उसमें से 0.2 और घटा दो, 0.2 मतलब 0.2 मतलब 170 पूरे, है ना, उस एक में से 0.2 को माइनस करोगे तो 0.8, तो क्या आ जाएगा 170.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका आ गया, ये आपके पास हमारे इस जो वॉल्यूम बचा था हमारे पास, क्या नाम इसका, वुड का, लकड़ी का, वो हमारा वॉल्यूम आ गया, रिक्वायर्ड वॉल्यूम आ गया, समझ में आया पक्का सभी के, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मीन मोड मीडियन, तो सॉरी 2 चीज दे रखे हैं, मीन और मोड, ओके।
क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या करें बेटा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबल दी हुई है, मैं टेबल बना देता हूँ ना। पहले मार्क्स के नाम से टेबल दी हुई है, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। ओके, साथ में FI है बेटा 2 3 7 6 6 6। ओके, देखिए तो मैं मीन और मोड दोनों निकालना है। मैंने मीन निकालू, मीन निकालने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, XI की जरूरत पड़ती है। और वो कैसे निकालते हो, आप सभी को आता है, मैं क्वेश्चन को छुड़वाऊंगा नहीं। मैंने आपसे वादा किया था जो भी मेरे पास क्वेश्चन आएगा बच्चे रिपीट हो रहे हो, कल ही मैंने क्यों नहीं किया, मैं उसको कराऊंगा। हाँ, लास्ट में जो कैलकुलेशन है इस प्रकार के जो छोटे छोटे पॉइंट बचते हैं वो मैं आपको होमवर्क दे सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चन को मैं पूरा कराऊंगा, मैंने आपसे वादा किया है। XI कैसे निकालते हैं, क्लास मार्क को ऐड करके 2 से डिवाइड करके। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, क्लास को दोनों को जोड़ा 35, 35 को 2 से भाग के 70.5, हाँ, दोनों को ऐड किया 65, 65 को 2 से भाग किया मतलब हाफ किया 32.5। जी एक बात हो, थोड़ा ध्यान देंगे, कितने का गैप है, 15 का गैप है सभी में, 15 15 15 15। ओके, तो एक बात समझ में, सभी का इंटरवल एक साथ ओके है, ओके रिपोर्ट है। तो आपने क्या करना है, ज्यादा इनको ऐड करने का आवश्यकता नहीं है, सभी में 15 15 ऐड करना शुरू कर दीजिए। देखिए 0.5 है, 0.5 है, 0.5 का कोई, तो इसमें ऐड करोगे तो 15 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 47.5, इसमें करोगे तो सॉरी 15 ऐड करोगे तो 62.5, इसमें करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 15 ऐड करोगे तो 77.5, इसमें करोगे तो 92.5। ओके, अब मैंने प्रोडक्ट कर रखी है, अब हम करेंगे यहाँ पे टाइम वेस्ट करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी, कोई फायदा नहीं है ना, टाइम कम से कम यूज़ करना चाहिए। तो मैंने प्रोडक्ट की हुई है तो मैं प्रोडक्ट लिख देता हूँ सीधा। तो मैंने जब इसकी प्रोडक्ट की साढ़े, ये तो सीधा हो गया 35, और इसको करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 97.5। इसकी मैंने प्रोडक्ट की तो ये आ गया बेटा 332.5, और मैंने की ये आ गया बेटा 375। ओके, जब इसकी प्रोडक्ट की मैंने 465। ओके, और इसकी प्रोडक्ट की 555। फिर मैंने इन सभी का मतलब FI का सम किया, दैट मीन्स F इसका सम और FI XI इसका सम, इसका सम किया तो मेरे पास आंसर आया 30, और इसका सम किया तो मैंने बेटा ये आया मेरा 18 सेट। अब मैं यहाँ पे मीन निकालना चाहता हूँ, तो मीन का फॉर्मूला होता है समेशन FI XI अपॉन समेशन FI, मतलब 1860 बटे 30, 0 से 0, इससे काट दिया बेटा 62, मतलब 62। और आपके पास इसके अंदर क्या दिया हुआ डाटा, स्टूडेंट्स के अंदर दे रखे थे 62 स्टूडेंट्स, मेरा आंसर आ गया मिनी। ओके, अब मैंने निकालना है इसी का मोड, और मोड हमारे पास क्या होता है बेटा, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू F। पूरा काम, पूरा जो फंडा है इसके अंदर F1 का होता है। F1 कौन रखते हैं, जो सबसे ज्यादा होती है, देखिए सबसे ज्यादा ये होती है आपकी F1। इससे ऊपर तुरंत जो भी होगा, छोटा है बड़ा, मतलब इससे तो बड़ा कोई होना ही नहीं क्योंकि सबसे बड़ा यही है, उसके बाद कोई भी है कोई मैटर नहीं करता, ये होता है F0। इससे जो नीचे होता है वो होता है F2, कोई मैटर नहीं करता बड़ा छोटा, बस एक बार ही देखते हैं। फिर देखते हैं इसको, ये हमारी आ गई क्लास, ठीक है, मॉडल क्लास। कौन सी क्लास बेटे, मॉडल क्लास। बहुत से बच्चे कहते हैं सर मॉडल क्लास, मिडिल क्लास ये क्या होती है, तो जिसमें से हम एल को लिया जाता है वही हमारी मॉडल या मिडिल क्लास होती है। तो मॉडल क्लास हमारे पास यहाँ एल होता है लोएस्ट टर्म, तो एल की वैल्यू आ गई बेटा 40। एच क्या होता है, एच होता है इनकी हाइट, दैट मींस इनका गैप, गैप है हमारे पास 15, पुट कर देते हैं
L हमारे पास 40 प्लस F1 है हमारे पास 7 माइनस F0 है हमारा 3 अपॉन 2F1 7 14 माइनस 3 माइनस 6 इंटू 15। क्या आ गया बेटा 14 प्लस ऊपर आ गया बेटा 4 नीचे आ गया, ध्यान दीजिए 6 3 9 14 में 9 हो गया बेटा 5 गुणा में 15। ठीक है, तो ये लीजिए इससे हमने काट दिया, ये आ जाएगा 3 40 प्लस में 4 3 12, तो ये आ जाएगा 52 स्टूडेंट्स से मतलब हमारा क्या आ गया मोड आ गया। क्लियर है, समझ में आया पक्का, वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन थे हमारे बेटा सेक्शन डी के अंदर जो 5 नंबर के दे रखे थे। और अब हमारा जो सेक्शन ई है आप सभी को पता है किस पे स्टडी है, और उस क्वेश्चन को उन क्वेश्चनों को और सोल्व कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा सैंपल पेपर है सेकंड वो हमारा समाप्त हो जाएगा। तो आइए हम लगे हाथ उनको भी सोल्व कर लेते हैं। तो जो सेक्शन ई है, सेक्शन ई केस बेस्ड स्टडी है, 3 क्वेश्चन आते हैं, आप सभी को पता है बेटा 4 नंबर के वो क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन पे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा बिल्कुल। देखिए इस क्वेश्चन को करना बहुत आसान है और सोचना, हमें इसको थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो हम इस पे सोचेंगे कैसे। पहले मैं एक बार इसमें जो डायग्राम दिया गया है ना उसको बना लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तब तक आपके पास अगर ये बुक है अवेलेबल है तो आप इस पे फोकस कीजिए, स्टडी कीजिए इसको। ठीक है, तो मैं ऐसे ही चलो उसमें बना लेता हूँ। ठीक है, एक दो दे और सेम हमने 2 बना ली, 2 से हम निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। ये कह रहा है कि एक स्ट्रक्चर दे रखी है आपने इस प्रकार से, और वो जो स्ट्रक्चर है वो जो मैं आपकी जो मैचस्टिक्स होते हैं, माचिस की जो तिल्ली होती है, उन तिल्लियों की सहायता से, मैच स्टिक की सहायता से आपने इस प्रकार के शेप से बनाया गया। अगले नेक्स्ट में 1 2 3 एक बॉक्स और है उसके अंदर ऐसा ही दिया गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसका, राइट द एपी। एपी क्या होगी किसकी? द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यूज्ड इन फिगर। फिगर के अंदर ट्रायंगल्स के अंदर जो ट्रायंगल्स दी गए, ट्रायंगल्स ध्यान सुना, मैंने बोला ट्रायंगल्स। पहली शेप के अंदर आपने कितने ट्रायंगल्स यूज की? 1 2 3 4। ओके, सेकंड में 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार जो नेक्स्ट है उसमें 8 अप टू 100 इस प्रकार से चल रही है। अगर आप देखना चाहते हो तो मैं एक बार से बना देता हूं। ठीक है, ये लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, समझ में आया? ठीक है, अब टू स्टोन। तो इसने कहा था एपी क्या है, मैंने एपी बना दी। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान फोकस करना है। राइट द nth टर्म ऑफ एपी एंड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। मतलब इसकी nth टर्म क्या होगी जब ट्रायंगल्स काउंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ काउंट, मतलब इस एपी की nth टर्म क्या होगी? तो nth टर्म क्या होती है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और a आपके पास क्या है? 4, n हमें पता नहीं, d हमारे पास निकाल सकते हैं 6 माइनस 4 2। ओके, 4 प्लस 2n माइनस 2 मीन्स मैं ये कह सकता हूँ 4 माइनस 2 प्लस n, तो 2 कॉमन 1 प्लस n, आप ऐसा भी कह सकते हो। ये आ गई हमारी nth टर्म, ये आपके आगे nth टर्म। समझ में आया? ओके, तीसरा क्वेश्चन है विच, ध्यान से सुनेंगे, विच फिगर हैज 61 मैचस्टिक्स। मतलब क्वेश्चन है तीसरा कि कौन सी शेप फिगर है
कौन सी, जैसे मैंने पहली, दूसरी, तीसरी, ऐसे मैंने कहा कौन सी एक ऐसी शेप है, ठीक है, विच फिगर हैज, जिसमें 61 मैच स्टिक, जिसके अंदर 61 मैच स्टिक्स, मतलब है जो माचिस की जो तिलियां यूज की गई थी वो 61 यूज की। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि पहली में कितने यूज की गई, क्योंकि मैंने अभी ये जो ली गई ना वो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को लिया था, मैंने फोकस का था, फोकस दिया था नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पे, ये ट्रायंगल्स पे। अब है जो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स, मतलब माचिस की जो तिलियां यूज की गई उन पे दिया गया। थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक बार काउंट करेंगे, चलो ध्यान दीजिए, एक ट्रायंगल में एक ट्रायंगल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो मतलब हमारे पास पहले में कितने हैं, 12 हैं। ओके, फिर से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, नेक्स्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 18 के साथ एक बीच वाली 19। ओके, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ओके, मतलब नेक्स्ट आई बात समझ में? ओके, मैंने कहा, अब कह रहा है कि कौन सी शेप में 61 मैथ स्टिक्स है, चेक करते हैं। मान लेता हूं मैं nth जो है हमारा फिगर, उसके अंदर 61 मैथ स्टिक्स यूज की गई है। ओके, मैंने कहा इसको a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो है 61 है, a हमारा 12 प्लस n हमें पता नहीं, d हमारा कितना आ गया बेटा, 7 इज इक्वल टू 61, 12 प्लस 7n माइनस 7 इज इक्वल टू 61, ये कितना बच गया बेटा, 5 प्लस में 7n इज इक्वल टू 61, 5 प्लस में उधर माइनस का हो जाएगा, 7n इज इक्वल टू 61 और n इज इक्वल टू 61 अपॉन सॉरी बेटा, -5 नहीं किया हमने, इज इक्वल टू कितना है 56 और 56 अपॉन में 7, इससे कैंसिल 8, तो दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ जो हमारी 8th जो फिगर है उसके अंदर हमारे पास 61 क्या होगा, मैच स्टिक्स यूज की गई होंगी, मतलब माचिस की जो तिल्ली होंगी वो 61 यूज की गई होंगी 8वें फिगर के अंदर। आई बात समझ में? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा था फाइंड द सम ऑफ मैच स्टिक्स यूज्ड इन फर्स्ट 15 फिगर, पहले 15 फिगर के अंदर टोटल कितनी मैच स्टिक्स यूज की गई, सभी टोटल पहले से लेकर 15 तक। ठीक है, अब हम ध्यान देते हैं इसके ऊपर, जो हमारा क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको कर देता हूँ, समझ में आ गया ना सभी के? ओके, तो मैंने कहा SN निकालना है, मतलब S50 निकालना है, तो आपके पास AP ये, क्योंकि मैच स्टिक्स की ये थी, वो नंबर ऑफ ट्रायंगल की AP थी, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, n/2, पहले तो SN का फॉर्मूला आप सभी को पता है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ये बार बार लिख देते हो ना, ऑटोमेटिक याद आ जाता है आपके, है ना, लिखा करो एग्जाम में, 15 अपॉन में 2a मतलब 24 प्लस n-1 मतलब 14 इंटू डी आपके पास कितना आ गया बेटा, 7, ठीक है, 15/2 गुना 24, ये कितना आ गया, 12×7=84 भाई, और 15/2 गुना, इसको ऐड करोगे तो कितना आ गया बेटा, 8, 108, इससे कैंसिल कर दिया बेटा, 5 4, मल्टीप्लाई कर दो, 15 चौक 60, ओके, 6, 15×5 75 और 6 81, मतलब 810 क्या होंगे हमारे पास, क्या नाम है, टोटल मैच स्टिक्स लगेंगे। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कह रहा है कि इसका और पार्ट था इसी का, ठीक है, और पार्ट था, ये कह रहा है कि पहले 15 फिगर के अंदर, डायग्राम के अंदर टोटल कितनी मैच स्टिक्स यूज की गई है। तो आपने देखा n की वैल्यू हमारे पास 15 है, a की वैल्यू 12 है, d की वैल्यू 7 है, तो मैंने यहाँ रखा, सोल्व किया, तो कितना आया, 810। समझ में आया? वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेक्स्ट को पढ़ते हैं।
किसी प्रकार का डाउट रहता है तो बेटा कमेंट करके जरूर बताया करो। देखिए पढ़ाई का समय है, अगर आप अब नहीं बताओगे तो ये आपकी प्रॉब्लम बनेगी बनी रह जाएंगी, तो बेटा फिर कोई फायदा नहीं है हमारा ना। तो क्वेश्चन नंबर है 37। अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37 में, क्लास 10 स्टूडेंट, अच्छा एक डायग्राम दिया हुआ है आपको, ओके, आपने सभी ने, मैं एक डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम पे फोकस करेंगे। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो थोड़ा सा हम नजदीक लेकर, बाकी मैं इसको बना रहा हूं। ठीक है, इस प्रकार से एक शेप दिया हुआ है, मैंने कहा ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और इस प्रकार यहाँ पे हमें कुछ नंबर दिए गए हैं 1, इसमें पेड़ पौधे लगाए गए हैं बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 के बाद 5 और है 1 2 3 4 5, ओके। इधर बेटा इधर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। हमने ये ऑब्जर्व कर दिया। एक पॉइंट है ये 3 पे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये इस पे इधर, और ये 2 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 3 2 3 2, ये पॉइंट Q है, ठीक है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ 3,2, दूसरा है 6 5 6 5, ये हो गया 6 5, ओके। तीसरा है 4 6 4 6 4, ये 6 बेटा, ये हो गया 4,6, ये P पॉइंट, ये R पॉइंट, मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, लीजिए, ओके। ये डायग्राम है, ठीक है, हमने 100 बना कर दिया, बाकी आप एग्जाम बुक के अंदर अच्छे से देख सकते हो। तो पहला जो क्वेश्चन है वो, बाकी मैंने इसको लिख दिया। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि आप P Q R के कोऑर्डिनेट बताइए। तो देखिए बेटा पहले कैसे कोऑर्डिनेट देखते हैं आपने, मैं एक बताता हूँ। इसको x पे ड्रॉ करो, y पे ड्रॉ करो। x की वैल्यू 3 पे है, y की वैल्यू 2 पे है, तो मैंने कहा Q है 3,2, R है, R मैंने देखा यहाँ पे 6 पे x की वैल्यू, यहाँ पे 5 पे है, तो जो सॉरी Q 3,2 पे है, R जो है वो 6,5 पे है, और जो P है वो P क्या कह रहा है, x लिया गया है कहाँ से बेटा 4 पे, देखो, और ये कितने पे है 6 पे, तो मैं क्या कह सकता हूँ x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 6, ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो है, ध्यान से सुनना, दूसरा पॉइंट कह रहा था कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द P Q, भाई P और Q के, ये P पॉइंट है 4,6 और Q है 3,2, इसका जो मिड पॉइंट है वो इसमें दे नहीं रखा, मैंने ना ऐसा जूम कर लेता हूँ, चलो इसका मिड पॉइंट बताना है, तो मैंने मिड पॉइंट बोला, मैंने कहा मिड पॉइंट ऑफ P Q कैसे निकालते हैं आप सभी को पता है, क्या बेटा, x1 प्लस में x2 अपोन में 2, y1 प्लस में y2 अपोन में 2, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, 4 प्लस 3, मैंने x1 दोनों का ऐड किया, 4 प्लस 3 अपोन 2, 6 प्लस में 2 अपोन 2, तो क्या हो जाएगा ये 7 अपोन 2, ये जो 4 2 8, 8/2 4, ओके। ये क्या आ गया हमारा मिड पॉइंट ऑफ P Q, मिड पॉइंट ऑफ P Q, ठीक है। मैंने कहा तीसरा जो है वो कह रहे हैं जो ट्रायंगल P Q R है, जो ट्रायंगल P Q R है, आपको ये बताना है ये ट्रायंगल कैसी है, तो हमें कैसी टाइप बताना है, टाइप ऑफ ट्रायंगल, टाइप ऑफ ट्रायंगल, मतलब आपने यहाँ पे P Q निकालना है, P R निकालना है, R Q निकालना है, तो ये हमने तीनों डिस्टेंस निकालनी है, बराबर आती है तो इक्विलेटरल, दो बराबर आती है तो आइसोसेलेस, और एक भी बराबर नहीं आती तो स्केलर, ठीक है। तो मैंने निकाला इसका, ठीक है, मेरा आया
स्केलेन ट्रायंगल। कैसे? बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। मैं यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। तो मैंने जब यूज किया, ध्यान से सुनो, तो मैं आपसे ये क्वेश्चन होमवर्क देना चाह रहा हूँ, ठीक है। मेरा मन कर रहा है आपको मैं होमवर्क दूं, तो आप मेरे को बताओगे सर पी क्या की वैल्यू ये आई, पी आर की वैल्यू ये आई, आर क्यू की वैल्यू ये आई, पी क्या आर आपको तीनों गिवन है। डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके आप ये वैल्यू निकालोगे और मेरे को ये बताओगे। कौन किससे? बाय यूजिंग कमेंट, यानी कि कमेंट करके आप ये रिजल्ट बताओगे, ठीक है। होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको बता दिया। ये आपके पास जो आंसर है वो तीनों डिफरेंट आएगी, मतलब स्केलेन ट्रायंगल आएगी। क्या आएगी? स्केलेन ट्रायंगल आएगी। ओके, वेरी गुड। अब क्वेश्चन इसी का जो और है तीसरे का, आप सभी को पता है इसके और में क्वेश्चन है। इसके और में क्वेश्चन क्या है? कह रहा कि व्हाट आर कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्यू आर, पी क्यू आर की कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी नहीं, पूरी बात ध्यान से सुनना एक बार, है एक ओरिजिन मानते हुए। आगे क्या कह रहा है? इफ डी इज टेकन एज ओरिजिन, ओरिजिन सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया ना, ए बी, बी यहां से स्टार्ट है, ए बी सी ये डी, डी को ओरिजिन मानते हुए हमें इन पी क्यू आर की वैल्यू निकालनी। ओके, एक सेकंड के लिए मैंने कहा ये ओरिजिन है और मैंने इसको आगे बढ़ाया तो x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव, x नेगेटिव, मतलब इधर जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव की तरफ गई है, ठीक है। और ऊपर देखिए, यहाँ भी ऊपर था, यहाँ भी ऊपर था, तो y की वैल्यू सेम रहनी है। सिर्फ फर्क किस पे पड़ना है? फर्क सिर्फ x पे पड़ना है, क्योंकि अभी तक ये राइट साइड में थी तो ये पॉजिटिव लिया गया था, अब ये लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव। कहते हो सर इसमें क्या माइनस माइनस लगा दो? नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि यहां से जब देखोगे ना तो यहां से तो कुछ डिस्टेंस पे था, यहां से डिस्टेंस अलग है, ठीक है, ध्यान देंगे। अब मैंने कहा P की बात कर रहा हूं मैं, तो मैंने कहा इससे ऊपर, तो ऊपर तो जितना यहां से था उतना भी यहीं से है, तो P जो कोमा Y की जो वैल्यू है तीनों की सेम है। मैंने ये 6 लिख दिया और यहाँ R है, यहाँ पे इसको ब्लैंक करके 5 लिख दिया और ये Q है, यहाँ पे ब्लैंक करके 2 लिख दिया। मैंने कहा y की जो वैल्यू है वो दोनों को आपकी बात कर रहे, दोनों बराबर है, उस केस में भी इस केस में फर्क है सिर्फ x की वैल्यू में। ओके, अगर और कुछ चेंज होता तो मैं y को चेंज करता, लेकिन अब यहाँ पे दोनों y ऊपर है, चेंज सेम है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब मैं हाँ अगर देखिए फिर अगर ये b को अगर सेंटर बोलता b को ओरिजिन है, फिर चेंज हो जाती है, क्योंकि दोनों ये राइट साइड में जाती डाउन में, फिर x सेम हो जाता, और c को सेंटर बोल दे फिर दोनों चेंज होते। ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन से आपको करना है और आपको होमवर्क ये क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सी सेंटर को एज ए ओरिजिन मानते हुए, ठीक है, पी क्या होमवर्क क्या कर, सी सेंटर को ओरिजिन मान के पी क्या आर की वैल्यू निकालनी है। साथ में ऐसे एक क्वेश्चन और है, बी सेंटर को मानते हुए पी क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये दो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं साथ में, और डी से मैं निकालना सिखा रहा हूं, जो मेरे क्वेश्चन में वो मैंने सिखाया, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, y की वैल्यू यहाँ पे भी अप थी, यहाँ पे भी अप थी, तो y की वैल्यू सेम है, और जो x की वैल्यू है यहाँ पे राइट साइड में थी इसलिए पॉजिटिव थी, और y की अब ये लेफ्ट साइड में है। आप कह सकते केवल नेगेटिव करते नहीं, हमें यहाँ से मेजर करनी है बेटा 1, ठीक है, यहाँ पे हमें काउंट करनी है 1 2 3 4 कि भाई यहाँ पे कितनी डिस्टेंस पे है, ये कितनी डिस्टेंस पे है और ये कितनी डिस्टेंस पे है, यानी कि कितनी वैल्यू पे है। तो सिर्फ लेफ्ट साइड में है तो हम यहाँ पे नेगेटिव का यूज कर लेंगे। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 37। अब क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आज की वैसे जो तीनों केस बेस्ड स्टडी है मोस्ट इंपोर्टेंट थी, और एक्चुअल में यहाँ से एग्जाम में आती भी है, एक्चुअल एग्जाम में यहाँ से आती भी है। आज का जो सैंपल पेपर था वो मेरे हिसाब से बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत ही बेनिफिट रहने वाला है आपको 100% बेटा। तो इसको थोड़ा सा फोकस अच्छे से समझना, ठीक है। जो क्वेश्चन जहाँ से उठना चाहिए, जहाँ से जितने नंबर का आना चाहिए वो सारे इसके अंदर है, जहाँ से एमसीक्यू है। कोई भी इसके अंदर ऐसा मतलब नहीं है कि भी कोई भी क्वेश्चन कैसे उठा दिया, नहीं। एक्चुअल जो जहाँ से क्वेश्चन आना है आपके एग्जाम में वैसे इसमें दिए गए हैं। देखिए, एक
कह रहे बेटा एक एरोप्लेन है, ये लीजिए, मैंने कहा ये एक एरोप्लेन है यहाँ से, और ये हमारे पास कह रहे ग्राउंड से कुछ डिस्टेंस मतलब 1500√3 मीटर की हाइट पे क्या कर रहा है बेटा, उड़ रहा है। मैं इसको पहले स्टडी कर लेता हूँ एक बार। वन मॉर्निंग निहारिका सी जेट प्लेन, एक प्लेन को देख रही होती है। सी ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द जेट फ्रॉम पॉइंट ए, किसी पॉइंट ए से, मतलब इसमें डायग्राम में दिया हुआ है ये पॉइंट, ये सब कुछ ए से उसको मेजर किया उसने यहाँ से यहाँ तक। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन उसने बनाया बेटा 60 डिग्री, और हाइट उसने बता दी बेटा कितनी, 1500√3 मीटर। ओके, कह रहे आफ्टर फ्लाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर, यानी 15 सेकंड बाद वो फ्लाइट, यानी कि यहाँ से उड़ते हुए डायरेक्शन इधर थी उसकी, तो यहाँ से ये यहाँ पे आ जाती है। तो ये भी जो हाइट है उसने बोला भी है साथ में, you see observe that angle of elevation of jet from the same point is 30 degree. Okay, the jet flying at constant height constant है उसकी, मतलब 1500√3 मीटर की हाइट यहाँ पे है। और अब यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया तो वो हमारे कितने डिग्री का बनाया बेटा, एंगल 30 डिग्री का बनाया। और कह रहा था ओके फ्रॉम द ग्राउंड, उसी ग्राउंड से, पहले इसके अंदर नेमिंग दी हुई है ए बी, पॉइंट बी सी, और ये पॉइंट डी, इस पॉइंट को मैंने ई नाम दिया। यहाँ से यहाँ तक जो उसने टाइमिंग दी हुई है 15 सेकंड, यानी कि अब यहाँ ये कह सकते हो 15 सेकंड, वो 15 सेकंड बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है हमारे जो प्लेन है वो हो जाता है। ठीक है, पहले कहते हैं फाइंड द वैल्यू ए बी, मतलब एक्स, सी ई दैट मीन्स ये, और ये डिस्टेंस इसके बराबर, इसको मैंने अज्यूम कर लिया y, और कंप्लीट हमारे पास क्या बन गया बेटा, x प्लस में y। यदि आपने ये कुछ सब कुछ निकाल लेते हो तो जो भी इसके अंदर पूछा आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। ओके, ध्यान दीजिए मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले मेरे ए बी सी इस ट्रायंगल को समझ में आया, मैंने इसी ट्रायंगल का यूज किया। ठीक है, देखिए 90 के सामने वाला आपको पता है हाइपोटेनस होता है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और बच जाता है बेचारा बेस। ओके, बेस x का यूज हो रहा है, परपेंडिकुलर हाइट इसका यूज हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, BC अपॉन AB मीन्स P अपॉन B मीन्स tan 60/। ठीक है, BC आपके पास 1500√3 बटे x, और tan 60 की वैल्यू √3/1। ओके, ठीक है, √3 से √3 दोनों साइड बराबर है। मैंने ना एक इसी वीडियो में एक एग्जांपल लिया था, एक आपके पास कोई भी क्या है, तराजू है, मैंने कहा था +1 इधर कर दिया, +1 इधर, तो जिस प्रकार मैंने ऐड किया, क्या मैं -1 इधर कर दूं, -1 इधर कर दूं, मान लीजिए 5 kg वेट इधर रखा है, 5 kg वेट इधर रखा है। ठीक है, तराजू जो पुराने टाइम में होती थी, देखा होगा आपने किसी दुकान पे, तो मैंने 1 kg को इसमें से माइनस कर दिया, 1 kg को इसमें से माइनस कर दिया, पहले थी वो 5-5 kg की, एक माइनस करने के बाद अब वो बची 4 kg इधर, 4 kg इधर, मतलब अभी भी क्या है, कांस्टेंट बराबर। तो इसी प्रकार मैंने क्या किया, मैंने दोनों को कैंसिल कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया। आप ऐसे भी कह सकते हो कि वो दोनों तराजू में जो पलड़े में, मान लीजिए 5 kg इधर था, 5 kg, इसका डबल ले लिया, तो इसका डबल इधर लेंगे, मतलब 10 kg इधर, 10 kg इधर, तभी हमारा बराबर रहना है। मैंने कहा इसका हाफ ले लिया, हाफ लोगे, लीजिए दोनों तरफ, तो इधर भी 2.5 मतलब 2.5, इधर भी हाफ 2.5 मतलब 2.5, तो कहने का मतलब दोनों तरफ सेम। तो एक बात क्लियर होगी मेरे को, यदि दोनों साइड में सेम नंबर का ऐड, सब्ट्रैक्ट या डिवाइड कर दूं तो मेरा कोई फर्क नहीं पड़ना, कैंसिल हो जाना है, बराबर रहनी है। मैंने √3 से √3 कैंसिल कर दिया, दोनों तरफ मैंने डिवाइड कर दिया। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ बच गया बेटा 1500, इधर आ जाएगा x, तो मतलब x की जो वैल्यू है वो आपके पास कितना आएगी, 1500 मीटर आएगी। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन था फाइंड द AB, मैंने AB निकाल चुका हूं क्योंकि मैं AB को x अज्यूम करके चला था। ठीक है, मैंने AB को यहां लिख सकते हो आप, लेट AB = x, और मैंने BD को y अज्यूम किया हुआ है मीटर में। ओके, अच्छा मैंने एक बात ध्यान से देखा, BD जो है वो हमारे CE के बराबर है। ठीक है, ओके, अब मैंने क्या किया, मैंने ट्रायंगल ADE इस बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर यूज किया। फिर से वही बात, 90 के साथ, इस 90 के सामने वाली ये हाइपोटेनियस, ये वाली जो डॉटेड है,
इससे 30 के जो एंगल के सामने वाली ये परपेंडिकुलर और ये बेचारी बच जाती है पूरी कंप्लीट, ये हमारा बेचारी बेस। ठीक है, तो क्या बच गया ध्यान दीजिए, फिर से बेस और परपेंडिकुलर का यूज कर रहा हूं मैं। यहां से क्या आ गया बेटा, डी ई अपॉन ए डी, क्या बन गई, पी अपॉन बी, जो किसके बराबर होता है, tan 30, एंगल दिया हुआ है। ओके, डी हमारे पास वही बेटा 1500√3 है, और ये हमारे पास x प्लस वाई, और इसकी वैल्यू बेटा tan 30 की वैल्यू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या मिला, इसकी मल्टीप्लाई से करोगे तो √3 की √3 3, और 3 की 1500 से करोगे तो मतलब 1500 की 3 से की तो हमने कितने पास, हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 4500, मतलब 4500 या 4500। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ मतलब x प्लस में y, और x की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी यहाँ 1500 निकाल चुके हैं, तो यहाँ की बेटा 4500 बराबर इसकी वैल्यू बेटा 1500 प्लस y, और 1500 जो प्लस इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 4500 माइनस 1500 बराबर y, मतलब 3000 की इसकी वैल्यू आ गई बेटा y, और y की वैल्यू क्या थी, dB, dB का मतलब d, ये दोनों बराबर थी, तो मैं इसको कह सकता हूं जो CE है वो हमारे कितनी आ जाएगी, 3000 मीटर, 3000 मीटर। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर सेकंड, मतलब y की वैल्यू यानी CE की वैल्यू निकालना। समझ में आया सभी के, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है। थर्ड नंबर क्या कहता है, कह रहे बेटा कि स्पीड ऑफ जेट प्लेन, स्पीड पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ प्लेन लीजिए। तो आपको स्पीड निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, सर स्पीड के लिए टाइम बताओ और डिस्टेंस पता निकाल सकते हैं। तो मेरे पास ध्यान से देखेंगे, डिस्टेंस अपॉन अगर मैं स्पीड यूज कर लेता हूं, सॉरी स्पीड तो निकालनी है ना मैं, टाइम। अब मैंने कहा सी से ई तक पहुंचने में, मतलब सी से ई तक पहुंचने में वाई मतलब 3000 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की। ओके, और यहां से यहां तक पहुंचने में 15 सेकंड यूज की। अरे ओके, तो इसके हिसाब से मतलब मेरे पास 200 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मेरे जो प्लेन है उसको क्या करना पड़ा, फ्लाइट करना पड़ा, उड़ना पड़ा, यानी कि चलना पड़ा। स्पीड कितनी आ गई, 200 मीटर पर सेकंड। डन। ओके, इसी का और इसी के अंदर और ध्यान से सुनना, थोड़ा ध्यान से सुनना, द एंगल ऑफ एलिवेशन आफ्टर, अच्छा यही जो एंगल हमने चेंज हुआ, जो पहले जो 30 डिग्री का था, सॉरी 60 डिग्री का था, अब वो 30 डिग्री का बन गया। वो कह रहा है कि यही वो कब बना, 30 डिग्री कब बना, 15 सेकंड बाद, है ना। ये कह रहा है विषय थोड़ा चेंज कर दिया, आफ्टर 30 सेकंड, मतलब यदि, इफ कहने का मतलब है यदि आपके पास टाइम 30 सेकंड का होता तो आपकी स्पीड क्या होने वाली थी। तो बेटा स्पीड वही बात, अब डिस्टेंस तो चेंज नहीं होनी थी, डिस्टेंस तो चेंज नहीं होनी थी। अब डिस्टेंस चेंज नहीं होनी थी तो मेरे पास मैं ये कह दूंगा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 3000, टाइम कितना है 30, इससे कैंसिल कितना आ गया 100, तो मैं क्या कह दूंगा 100 मीटर पर सेकंड, यानी कि उस केस में जो हमारी स्पीड थी वो कितनी हो जाएगी 100 मीटर पर सेकंड। समझ में आया। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने आज के क्वेश्चन जितनी भी वीडियो, 2 वीडियो बनाई हमने, वो आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर नहीं आती है तो आप घबराइए मत, आप बिना हिचक बिना डरे, आप ये आप देखो, डर तो किस चीज का होता है, बिना हिचक कभी होता है ना कि मैं पूछूंगा क्लास में पूछूंगा या मैंने कमेंट कर दिया तो मेरी बेइज्जती होगी, बाकी देखेंगे क्या। बेटा जब तक अपने मन में एक डर रहेगा दुनिया डराएगी, याद रखना। माइंड में आपके, दिल में आपके अगर डर रहेगा दुनिया डराएगी, इसका मतलब दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। बेझिझक आप कमेंट कीजिए और आपका समाधान हम करेंगे, इस चीज की हम गारंटी लेते हैं बेटा। तो आपको मैं फिर बता रहा हूँ, इस प्रकार की मतलब किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम आती है बेझिझक कमेंट करके हमें बताइए। अगर कमेंट करके नहीं बताना चाहते तो आप डायरेक्ट आप इंडिविजुअली बताना, मतलब आप चुपचाप बताना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, आप इन नंबरों पे
कॉल करके, व्हाट्सएप करके अपने क्वेश्चन को भेज के आप सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो आई होप आपने यहाँ तक ये सारा समझ में आया होगा। और बेटा ज़्यादा समय वीडियो को नहीं लेता क्योंकि काफ़ी आज लंबी हो गई है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो या हमारा जो मॉडल टेस्ट पेपर है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है से आप हमें शेयर कर सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी है कमेंट कर सकते हो, नाइस वगैरह कुछ भी लिख सकते हो। और अपने छोटे बहन भाई को ये वीडियो दिखाया करो बेटा, जो आपकी ताकि उनकी क्लास के लिए बेनिफिट रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।